हवा नहीं है वहां पे आप क्या करोगे, वो ज्यादा देर जलेगी नहीं, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मोमबत्ती भी बुझ जा रही थी और ये चूहा जो था इसकी भी मृत्यु हो जा रही थी, क्योंकि अब यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन की मात्रा एकदम खत्म हो चुकी थी, ठीक है। अप्रकाशीय अपक्रिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब हमें वहां डायरेक्टली प्रकाश नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो प्रकाशीय अपक्रिया में जो उत्पाद बने हैं हम उनका उपयोग करके क्या करेंगे, अपना डार्क रिएक्शन का काम करेंगे। जो प्रकाश संश्लेषण है उनको क्या करेंगे, हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक क्या है प्रकाशीय अपक्रिया और दूसरा क्या है अप्रकाशीय अपक्रिया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह और फिजिक्स भाई पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा लास्ट हमने जो चैप्टर्स पढ़े वो कितने लोगों के प्रिपेयर हो गए भाई, कितने प्रिपेयर हो गए, कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है, कौन सी चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आ गई, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करिए, ठीक है। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर आप लोगों को बहुत ही टफ लगता है, आपको लगता है वो इसमें बहुत टफ सी चीज़ें हैं, सर के ऊपर से चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज इस चैप्टर को हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। आई एम श्योर कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैं खुद अपनी तरफ से पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लैंग्वेज में अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है भाई, देख लो, प्रकाश संश्लेषण। तो देखो वन शॉट के माध्यम से ही पढ़ेंगे, तो हर टॉपिक, सारे टॉपिक कवर तो करेंगे हम, एनसीईआरटी के हिसाब से भी हम देखेंगे और फ्लो चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे, ठीक है। पर हम सारे चैप्टर्स को थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आपको सारे पॉइंट्स भी समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टॉपिक है जो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो और बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो। तो आप बोलोगे मैम डिफरेंस क्या है, हमने तो पहली भी क्लासेस में प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखा था, पढ़ा था, ये चैप्टर था हमारे कोर्स में, ठीक है। तो देखो डिफरेंस क्या है बेटा, कि जैसे जैसे हम बड़े क्लासेस में जाते हैं वैसे वैसे हम चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने लगते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे आप जब छोटे क्लासेस में थे तो आपको बहुत बेसिक चीज़ बताई गई, अब जब थोड़ा और बड़े हो गए तो उसमें कौन कौन सी उत्प्रेरक यूज हो रहे हैं, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एग्जैक्टली हम उसका पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। फिर आप इससे भी अगर हायर क्लास में जाओगे और आप पढ़ोगे तो फिर आप इसको और डीपली पढ़ोगे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, बेसिकली बेसिक चीजें ये तो सबको पता होगी, हमें बचपन से बताया गया है। क्या बताया गया है कि मैम जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी लेते हैं और एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, अपनी रूट के माध्यम से वाटर लेते हैं और मिनरल लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है शुगर यानी ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपने फूड को। तो आपके एनसीईआरटी में जो शुरुआत के 3-4 पेजेस हैं बेटा, उसमें क्या किया गया है, उसमें साइंटिस्ट के योगदान बताए गए हैं कि किस साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्या क्या बातें बताई। तो चलो उसको देख लेते हैं भाई, फिर हम अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखो जो आपकी एनसीईआरटी में शुरुआती पेजेस में दिया है उसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है, सिंपल सा एक पेज में, जहाँ पे आपको साइंटिस्ट के नाम, ईयर और उनके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं ये यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे भाई जोसेफ प्रिस्टले, और ये इनका जो कार्यकाल है, जो इसमें इन्होंने काम किया, जो योगदान दिया फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, तो जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया, इन्होंने बताया हरे पौधे की वृद्धि में वायु की भूमिका। क्या बताया, हरे पौधे की वृद्धि में वायु की भूमिका और 1774 में O2 की खोज भी,
ठीक है। फिर दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे बेटा, वो थे जॉन इंगज हॉज, जिन्होंने क्या बताया, पौधा लगाने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा, पौधे जीवित नहीं रहेंगे भाई, क्योंकि वो अपना फूड ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे, जूलियस वॉन सैक्स, ठीक है, जिन्होंने पौधों में ग्लूकोज के साक्ष्य उपलब्ध कराए। ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, आपको पता है पौधे अपना फूड स्टोर करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पौधों में ग्लूकोज के साक्ष्य उपलब्ध कराए। ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए एंगलमैन जो थे, उन्होंने बताया प्रिज्म प्रयोग, और किस पे किया, हरे शैवाल प्रयोग किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अभी हम देखेंगे लास्ट में। फिर हम किस साइंटिस्ट के बारे में देख रहे हैं, कॉर्नेलियस वॉन नील, जिसने बैगने और हरे जीवाणु पर अध्ययन किया और प्रदर्शित किया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश निर्भर अभिक्रिया है जिसमें CO2 कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है। CO2 क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है। ठीक है। तो देखो यही आपका, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पहले प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चले आगे, चलो। तो देखो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, C14 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के लेबल प्रविधि द्वारा कच्ची सामग्री जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिजों जैसे शर्करा रचना से ग्रीन प्लांट्स में प्रतिक्रिया का अध्ययन किया था। किसने किया था, जो मेल्विन कैल्विन ने। ये देखो इनकी फोटो भी लगी हुई है, एक मिनट भाई। ठीक है। तो देखो सारी चीजें मैंने आपको, साइंटिस्ट के नाम, सारी चीजें मैंने क्या किया, आपको बता दिया है। चलो अब देखते हैं उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो देखो कुछ बेसिक चीजें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हैं जो आपको पता है कि हरे पौधे अपने आवश्यक भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खुद से भोजन बनाते हैं, इसलिए वो शवपोषी कहलाते हैं। और वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है। तो अभी कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव अपनी ऊर्जा के लिए कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। पता है हमें, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, हम जो लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं, लाइट प्रकाश यूज कर रहे हैं, उसको किस में चेंज करते हैं, खाने में जब हम उसका फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसको केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अभी तक ये तो पता ही होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपके लिए क्या क्या चीजें जो हैं वो आवश्यक है प्लांट का अपना फूड बनाने के लिए। ठीक है। अब देखो एक साइंटिस्ट थे प्रिस्टले, जिन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये देखो अभी इस डायग्राम से आपको कुछ शायद ना समझ में आ रहा हो, तो चलो इस डायग्राम से हम आपको समझा देते हैं कि क्या होता है। उन्होंने क्या किया, जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया कि भाई उन्होंने बहुत से प्रयोग किए जिससे पता लगा कि हरे पौधों की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। अभी आपने देखा था, हमने सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट का जो नाम पढ़ा था वो जोसेफ प्रिस्टले ही थे, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी और ये बताया था कि हवा बहुत क्या था, अनिवार्य है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सन 1774 में ऑक्सीजन की भी खोज की, आपको पता ही है। प्रिस्टले ने देखा कि बहुत से प्रयोग किए और यहाँ से देखते, देखो प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की और देखा एक बंद स्थान, जैसे कि एक बेलजार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है, इस प्रकार चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। और इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु से सांस लेते हैं हवा को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसी बेलजार में एक पुदीने का पौधा रखा तो उन्होंने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना की कि पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। ठीक है। ये किसका प्रयोग था,
आओ देख लेते हैं प्रिस्टले का प्रयोग। इन्होंने क्या किया बेटा, ये एक बेल जार है, बेल जैसा शेप है, अपन घंटी बजाते हैं बेल, तो ये बेल है और शीशे का क्या है, एक जार है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेल जार लिया, जब इसको रख दोगे तो इसके अंदर से हवा अंदर बाहर नहीं होगी, ठीक है। तो इन्होंने एक बेल जार लिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे एक बुझी हुई मोमबत्ती, या आप ऐसे समझ लो, इन्होंने एक बेल जार लिया, वहां पे उन्होंने एक जली हुई मोमबत्ती ली और एक चूहा लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि हम लोग श्वसन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन को लेते हैं। तो जब ये बेल जार रखा तो इसमें कुछ मात्रा क्या होगी, ऑक्सीजन की होगी ना। अब लोग हाँ मैम अंदर कुछ तो मात्रा ऑक्सीजन की होगी। तो जब यहाँ पे कैंडल लगातार जल रही है और ये चूहा भी क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, श्वसन कर रहा है, तो एक टाइम धीरे धीरे ऐसा आएगा कि जब यहाँ का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा, उसकी खपत हो जाएगी और ये पूरा का पूरा जो बेल जार है इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जब ऐसा होगा, क्योंकि जो मोमबत्ती जल रही है उसमें भी किसका यूज हो रहा है, वो भी हवा। देखो आप एकदम बंद जगह पे जहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं है वहां पे आप क्या करोगे, वो ज्यादा देर जलेगी नहीं, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मोमबत्ती भी बुझ जा रही थी और ये चूहा जो था इसकी भी मृत्यु हो जा रही थी, क्योंकि अब यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन की मात्रा एकदम खत्म हो चुकी थी, ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कहा बेटा, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इसी बेल जार में मोमबत्ती फिर से जला के रखी और चूहा रखा और एक पुदीने का पौधा भी रख दिया। किसका पौधा रख दिया, पुदीना। तो दूसरे बेल जार में इन्होंने क्या किया कि एक चूहा लिया, एक जलती हुई मोमबत्ती ली और एक पुदीना का पौधा ले लिया, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि ये जो चूहा था वो नहीं मरा। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई देखो क्या हो रहा है, जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, क्योंकि प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है और इसलिए ये तीनों के तीनों ही क्या रहे, जीवित रहे, ठीक है। सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अपना आदान प्रदान करके जीवित रह रहे हैं। तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली कि हाँ भाई हवा का योगदान है, हवा का योगदान फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, क्योंकि जब ये प्लांट भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके लिए हवा क्या है, एक अनिवार्य भाग है। और हम जितने भी जीव हैं, हमारी भी जिंदगी के लिए, हमारी भी लाइफ में क्या है, हवा का एक अनिवार्य भाग है हमारे लिए, वो एक अनिवार्य है, उसके बिना क्या है, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो किसका एक्सपेरिमेंट था भाई, ये था प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जिन्होंने सबसे पहले तो ऑक्सीजन की खोज की और जिन्होंने बताया, क्या बताया कि हवा एक अनिवार्य भाग है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, चलो आगे देख लेते हैं। देखो मेरे साथ ना बेटा आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, और मेरे साथ साथ लिखते जाया करो, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। इससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखो हमने सारे साइंटिस्ट का फ्लो चार्ट में पढ़ ही लिया था, बस हम आपको दिखा रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से पैराग्राफ में दिया और मैंने उसको एक फ्लो चार्ट में बना के लिख दिया, तो वो आपको बहुत इजी है पढ़ना। फिर भी एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो TW एंजलमैन ने क्या किया था बताओ, अभी आपने पीछे ही देखा था, उन्होंने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक हरे शैवाल क्लैडोफोरा को, जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया था, उसको प्रदीप्त किया और बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए किया था। उसने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखता लाल एवं नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्र हो गए थे और इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम वर्णित किया था, ठीक है। या मोटे तौर पर क्लोरोफिल A एवं B के अवशोषण स्पेक्ट्रा से मेल खाता है। फिर देखो कुछ और साइंटिस्ट आए, ठीक है। ये देखो कौन थे, कॉर्नेलियस वैन नील ने प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया। उनका अध्ययन बैगनी व हरे बैक्टीरिया पर आधारित था और उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया है, एक क्या है, प्रकाश आधारित प्रक्रिया है, जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये वही सारी चीजें बेटा साइंटिस्ट के नाम जो है जो हमने पहले पीछे पढ़े थे।
ये क्या है, ये हरित लवक की काट है। याद करो जब मैंने आपको शुरू में चैप्टर्स पढ़ाए थे जहाँ पे हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था, एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये हरित लवक का स्ट्रक्चर भी क्या किया था, हरित लवक का स्ट्रक्चर भी स्टडी किया था। तो हमने क्या देखा था भाई, यही सारी चीज़ें देखे थे। जो लोग भूल गए वो आप एक बार फिर देख लीजिए कि हरित लवक की काट है जिसमें आपको बाहरी झिल्ली मिल रही है, फिर भीतरी झिल्ली मिल रही है, ठीक है, बाहरी झिल्ली मिल रही है, फिर भीतरी झिल्ली मिल रही है। और ये क्या होता है इस फॉर्म में, ये देखो ऐसे सिक्कों जैसे क्या होते हैं, थैलेकोइड। जब यही जुड़ जाते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। और ये जो आपका मैट्रिक्स का पूरा भाग है इसको हम कह रहे हैं स्ट्रोमा। जो मैट्रिक्स का आपका पूरा भाग है उसको हम कह रहे हैं स्ट्रोमा। और ये जो ग्रेनम एक दूसरे से, ग्रेना एक दूसरे से ये जो जुड़े हुए हैं इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टोमल लैमली कह रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें, राइबोसोम्स हैं, स्टार्च कणिका है, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए बेटा, हमें जिन चीज़ों का पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ने के लिए, तो देखो उसमें हमें बस इतनी चीज़ों के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और जिसको जिसको आता है, पहले तो मैं ये बताऊं, जिसको जिसको आता है भाई स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का, वो मेरे साथ बनाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ मैम मेरा बन गया, ठीक है। चलो, तो हमें अभी यहाँ पे बेसिकली किन किन स्ट्रक्चर्स के बारे में देखना है। मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसे सिक्के होते हैं ना, हम एक के ऊपर एक ऐसे रख देते हैं, पता ही आपको, तो वैसे ये स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम थैलेकोइड कहते हैं। इस पूरे को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेनम आप कह दो, ठीक है। ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, यहाँ पे और सारे होंगे, हम ज़्यादा नहीं बना रहे, सिर्फ आपके समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ग्रेनम हो गए, ठीक है। ये एक क्या हो गया, थैलेकोइड हो गया। ये क्या हो गया, स्ट्रोमल लैमली हो गया। क्या हो गया, स्ट्रोमल लैमली। क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको पता है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, ठीक है। स्ट्रोमल लैमली हो गया। और ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है मैट्रिक्स का, इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। अब ये हम आपको दोबारा से, आप बोलेंगे मैम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, फिर मैम हमको ये क्यों पढ़ा रही हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। वो इसलिए बेटा क्योंकि अभी जब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट रिएक्शन किस भाग में होती है, डार्क रिएक्शन किस भाग में होती है। तो अगर आपके दिमाग में ये क्लियर होगा कि हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं तो कौन सा भाग है, हम ग्रेना बोल रहे हैं तो कौन सा भाग है, तो आपको समझने में क्या होगा, आसानी हो जाएगी, ठीक है। चले आगे। अब देखो, आपने देखा है पिछली क्लासेस में कि पत्तियों में मीजोफिल्स कोशिकाएं होती हैं। आपने देखा था, मैंने भी भाई आपको खुद भी पढ़ाया कि पत्तियों में क्या होता है, मीजोफिल्स कोशिकाएं होती हैं, जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है, जिससे वो इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त करता है, ठीक है। आपने क्या देखा, पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं और जिनमें अधिक मात्रा में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है जिसका जवाब देंगे आप, और वो सवाल है 1 करोड़ रुपए का, जो कि हम बिल्कुल नहीं देने वाले, ठीक है। सवाल ये है भाई कि क्या हम हमेशा से देखते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आपको पता है, आपने बोला हाँ मैम, तो प्रकाश संश्लेषण क्या पत्तियों के अलावा भी होता है या सिर्फ पत्तियों में होता है, जल्दी बताओ जिसको भी पता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पत्तियों में तो होगा ही होगा भाई, क्योंकि पत्तियों में आपके ज्यादा मीजोफिल कोशिकाएं हैं, वहां पे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। उसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी जो और भी पौधे के हरे भाग होते हैं, तना, और कुछ कंडीशंस में तो जड़ भी क्या करती हैं, जड़ भी ये काम करती हैं, किसका, प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, ठीक है। चलो फिर अब देखो, एक रिएक्शन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और वो रिएक्शन किसका है, प्रकाश संश्लेषण का। किसको किसको पता है भाई, रिएक्शन क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, H म्यू। आप इसको ऐसे प्रकाश लिख दो सीधा सीधा,
क्लोरोफिल हमारे पास है ही है, क्योंकि हमें पता है कि हम मीजोफिल सेल्स ले रहे हैं जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, और हम बिना क्लोरोफिल के तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या कर रहा है, प्रकाश को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। ठीक है, अब क्या बना, अब क्या बना बताओ, जल्दी बताओ क्या बना, किसको पता है, हो गई रिएक्शन, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब बताओ मेरे को, ये रिएक्शन हमने हमेशा से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, जल्दी बताओ। पढ़ी है ना भाई। यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल क्या है, ये हमारा वर्णक है भाई, यही हमारा क्या कर रहा है, प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। क्लोरोफिल होता है, इसी वजह से हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और आराम से अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कर लेते हैं। हमारे पास होता, हम भी खड़े होते, हम भी आराम से फोटोसिंथेसिस कर लेते, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम देख रहे हैं उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, उसको शॉर्ट में फोटोसिंथेसिस को पीएस लिख दे रहे हैं। कंफ्यूज मत होना कि मैम व्हाट इज पीएस, व्हाट इज पीएस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने बचपन से पढ़ी है, आपने बोला हाँ मैम पढ़ी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रिएक्शन क्या है, फिर से हम एक बार बोल देते हैं, रिएक्शन क्या है भाई, हमारा 6CO2 प्लस 12H2O, और उससे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 6 कार्बन शर्करा है। सारी मेहनत सारा ज्ञान इसी के लिए है। ठीक है, यही बनाने के लिए, ये हमारा क्या है, 6C शर्करा है जो कि हम बना रहे हैं। ठीक है, अब फायदा क्या हो रहा है, जो पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, पौधे अपना जो भोजन बना रहे हैं उससे फायदा क्या हो रहा है, एक तो फायदा हो रहा है कि भोजन तो बन ही रहा है ना, फायदा क्या हो रहा है कि भोजन तो बन ही रहा है, और साथ में एक फायदा और हो रहा है कि हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है। इसीलिए लोग बोलते हैं बेटा पौधे लगाओ, पौधे लगाओ, पौधे लगाओ। क्या, अपना भोजन तो वो बना ही रहे हैं, अपना 6C शर्करा अपना भोजन तो वो बना ही रहे हैं, और क्या हो रहा है, प्लस हमें क्या मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन भी मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन भी मिल रहा है, जो कि हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम आपने जब यहाँ पे वाटर लिया, हमने जब इस रिएक्शन में वाटर का यूज किया, वाटर को रॉ प्रोडक्ट के रूप में यूज किया, तो फिर हमने वाटर यहाँ निकाला क्यों है भाई। जब हम किसी चीज को मंगा रहे हैं तो हम उसको बाहर क्यों निकाल रहे हैं, ये हमारे एंड प्रोडक्ट में क्यों आ रहा है। तो वो हमारे एंड प्रोडक्ट में क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि भाई पौधों में वाष्पोत्सर्जन भी तो होता है ना, थोड़ा जो वाटर है, जो जल है, उसकी हानि भी तो होगी ना। काम करते करते थकेगा तो पसीना वसीना तो आएगा ही ना। तो ये जो जल है, ये जो आपका 6H2O है, ये किस में निकल जाता है, ये जो पौधे का वाष्पोत्सर्जन, जब आपको पता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसकी हानि में ये जल निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तक पता है, इसलिए हमने 12H2O लिया, क्योंकि हमारा कुछ जो क्या होगा, जल की हानि तो इस तरीके से होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है नहीं। चलो अब मेरा एक सवाल है सबसे, कौन मुझे बताएगा, ठीक है, कौन मुझे बताएगा कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। चलो इसको मिटा दें, इसका तो कोई काम है नहीं। सवाल ध्यान से सुनेंगे आप, मेरा सवाल क्या है, और जो बताएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, सॉरी फिर से हम बड़ा लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना। प्रकाश संश्लेषण में जो ये मुक्त ऑक्सीजन है, जो ये मुक्त ऑक्सीजन है, मुक्त ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आ रही है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन बता रहा है। जल्दी बताओ भाई, कौन बताएगा। ठीक है, अब देखो, पहले हमें लगता था, पहले तो हमें बहुत चीज़ें लगती थी, क्योंकि हम चीज़ें खोज रहे थे तो हम गलत सही सारी चीज़ें खोजते थे। ठीक है, तो पहले हमें लगता था कि यार ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ CO2 से टूट के आता होगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ये जो ऑक्सीजन है ये किससे आता है, ये जल से आता है,
ये क्या होता है, जल से आता है, ठीक है। अगर आप इस ऑक्सीजन, इस H2O को, जो हमने ये यहाँ पे H2O यूज़ किया है, इसको आप विकर्ण सक्रिय कर दीजिए। मान लीजिए इसमें यहाँ पे आपने कुछ भी ऐसा लगाया चमक रहा है जो, ठीक है। जब ये पूरा प्रोसेस होगा और फिर जब हम यहाँ पे ये ऑक्सीजन देखेंगे तो ये भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ दिखेगी। इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आया, ये आया जल से। तो जवाब क्या है, जवाब क्या है कि ये जो जल है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जल का ऑक्सीकरण हो रहा है और क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। तो यहाँ पे ये H2O है, यानी ये जल है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीकरण हो रहा है जल का और क्या बन रहा है, हमारा O2 बन रहा है। सेम उसी तरह ये जो 6 कार्बन शर्करा है ये कहाँ से आ रहा है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 का अपचयन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, ये 6CO2 है, इसका क्या हो रहा है, ये 6CO2 जो है यहाँ पे जो 6 कार्बन शर्करा है ये इसका अपचयन होके बन रहा है। तो हमने क्या देखा कि जल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को और हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, जिन बच्चों को जानना है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और CO2 का अपचयन यानी कि क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर हम इसको भी विकर्ण सक्रिय कर दें तो जब ये यहाँ पे हमें दिखेगा, ठीक है। तो जल का ऑक्सीकरण हो रहा है, जल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 का अपचयन यानी कि जिनको इंग्लिश में जाना है उनका क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। समझ गए ना, इतना पॉइंट क्लियर है। ये रिएक्शन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलें, चलो अब देखो जो प्रकाश संश्लेषण है बेटा, उसमें हम 2 तरह की रिएक्शंस पढ़ते हैं। जो एक पेज ले लेते हो, हाँ, जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें हम 2 तरह की रिएक्शंस पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम प्रकाश संश्लेषण PS लिख रहे हैं, आप समझ लेना कि हम प्रकाश संश्लेषण ही लिख रहे हैं। इसमें हम 2 तरह की रिएक्शंस पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और एक हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है। तो किसी को पता हो तो बताओ मुझे। लाइट रिएक्शन को बहुत सिंपल है, प्रकाशीय अपक्रिया कहेंगे, और उसको डार्क रिएक्शन को अप्रकाशीय अपक्रिया करेंगे, ठीक है। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल प्रकाश भी कह सकते हैं, डार्क रिएक्शन को कार्बन अपक्रिया, जैव संश्लेषीय अपक्रिया, C स्थिरीकरण, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। कई सारे नाम होते हैं। लाइट देखो सिंपल है, इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं होती। लाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश। तो प्रकाश रिएक्शन मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया, ऐसे लिख दो, ठीक है। और डार्क मतलब क्या होता है, जहां प्रकाश ना हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अप्रकाशीय, अप्रकाशीय रिएक्शन। तो हमने देखा कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस था, प्रकाश संश्लेषण था, उसको हम कितने भागों में पढ़ेंगे, 2 भागों में पढ़ेंगे। एक हम लाइट रिएक्शन यानी कि जहाँ पे प्रकाशीय अपक्रिया पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन जहाँ पे अप्रकाशीय अपक्रिया है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। अब ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में अंतर क्या है, कौन बताएगा मुझे, क्या क्या अंतर हो सकता है। सिंपल सा अगर हम नाम से देखें तो हमें समझ में आ रहा है, लाइट रिएक्शन वो है जहाँ पे लाइट है, डार्क रिएक्शन वो होगा जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे लाइट नहीं है ना। नाम से तो यही सोच रहे होगे आप, है ना। तो देखो ये बात, लाइट रिएक्शन में क्या है कि हम जो प्रकाश, जो क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, तो वो लाइट रिएक्शन में कर रहा है, क्या कर रहा है, जो प्रकाश अवशोषित हो रहा है और जो रिएक्शंस हो रही हैं उनसे कुछ ना कुछ उत्पाद बन रहा है। ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है, ठीक है। उनसे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ उत्पाद बन रहा है। ये क्या है, लाइट रिएक्शन, जहाँ पे क्या है, प्रकाश जरूरी है, क्योंकि उस प्रकाश का यूज करके ही हम कुछ ना कुछ उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। अब हम डार्क रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, मैम प्रकाश नहीं है क्या। देखो डार्क रिएक्शन मतलब ये होता है कि जो हमने ये लाइट रिएक्शन के उत्पाद बनाए हैं, जो हमने ये लाइट रिएक्शन के उत्पाद बनाए हैं, उनका उपयोग करके हम क्या करेंगे, अपना डार्क रिएक्शन जो है इन उत्पाद का उपयोग करके अपना काम करते हैं, ठीक है।
समझ गए ना, इसका अंधेरे और उजाले से कोई मतलब नहीं है। लाइट रिएक्शन में हमने लाइट का उपयोग किया, हमने प्रकाश का उपयोग किया, हमने नहीं, पौधों ने प्रकाश का उपयोग किया और क्या किया, अपने कुछ उत्पाद बनाए। ठीक है, अब जब डार्क रिएक्शन होगी, मान लो उन्होंने एटीपी बनाया, सपोज ऊर्जा एटीपी बनाया, तो हम अब डार्क रिएक्शन में क्या करेंगे, हम अप्रकाशीय अपक्रिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब हमें वहां डायरेक्टली प्रकाश नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो प्रकाशीय अपक्रिया में जो उत्पाद बने हैं हम उनका उपयोग करके क्या करेंगे, अपना डार्क रिएक्शन का काम करेंगे। समझ गए ना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या अंतर है, बताओ, समझ गए कि नहीं समझे, किसको किसको क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया है कि हमारी पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्या होगा, आपका मीजोफिल सेल्स होंगे, मीजोफिल सेल्स में हरित लवक होंगे जिसमें थैलेकोइड यानी ग्रेनम और स्ट्रोमा स्ट्रोमल लैमिनी होगी, जहां पे अभी हम पढ़ेंगे सारी चीजें। इतना ठीक है। अब देखो इन्हीं में हम आगे चल के बहुत सारी रिएक्शन, जैसे आप बहुत सारी साइकिल्स सुनते हैं जिनका नाम सुनते हैं आप थर थर कांप जाते हैं कि क्या है। लाइट रिएक्शन में हम देखेंगे अपना जेड स्कीम, देखेंगे किस तरीके से फोटो सिस्टम 1 का 2 का काम हो रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे, चक्रीय अचक्रीय ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, डार्क रिएक्शंस में आपने बहुत सारी देखा, C3 साइकिल पढ़ेंगे, C4 साइकिल पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, चलो एक और इसको डिफरेंस के माध्यम से भी देख लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या बताया मैंने कि 2 तरह की हम अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक प्रकाशीय भाई और दूसरा क्या है, अप्रकाशीय। ठीक है, प्रकाशीय को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं और अप्रकाशीय को हम स्थिरीकरण भी कहते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं इन दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, देखो लाइट रिएक्शन कहाँ होंगी, ग्रेना में होंगी, थैलेकोइड की झिल्ली पे होंगी, झिल्ली तंत्र। ठीक है, अब ग्रेना और थैलेकोइड में कंफ्यूज तो नहीं होना, मैंने बताया था कि पत्तियों में क्या होता है, मीजोफिल सेल्स होती हैं और यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होगा, जहां पे मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था कि जहां पे क्या होगा, हमारा ग्रेना थैलेकोइड ग्रेना होगा, है ना। तो जो लाइट रिएक्शन है, रट लो भाई मेरे साथ साथ, एकदम समझ लो कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होंगी, ग्रेना में होंगी, ग्रेना में होंगी, ग्रेना थैलेकोइड की झिल्ली पे होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होगा और उत्तेजन यानी एक्साइटेशन होगा। और यहीं पे जब लाइट रिएक्शन होगी तो हम देखेंगे कि जो H2O है, आपने अभी पीछे मैंने आपको रिएक्शन बना के दिखाई कि H2O का ही ऑक्सीकरण होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो यहाँ पे H2O का ही क्या होगा, प्रकाशीय अपघटन होगा, H2O का फोटोलिसिस होगा, H2O क्या होगा, टूटेगा और क्या मुक्त होगा, O2 मुक्त होगा। क्या मुक्त होगा, O2 मुक्त होगा। ये रिएक्शन में हम देखेंगे किस तरह से H2O टूटेगा, O2 मिलेगा और हमें क्या मिलेंगे, फोटोन मिलेंगे। ये एनर्जी के फॉर्म में हमें ये रिएक्शन मिलेगी जब क्या होगा, हमारा टूटेगा H2O। ठीक है, अब देखो और क्या बनेगा, ATP और NADPH प्लस H+ का संश्लेषण होगा और इन्हीं प्रोडक्ट को ये लोग डार्क रिएक्शन वाले यूज करेंगे, कहेंगे ठीक है भैया तुमने लाइट रिएक्शन में ये बहन ये चीजें बना दी, अब हम डार्क रिएक्शन में तुमसे वो चीजें ले लेंगे और हम अपना आगे का प्रोसेस चलाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना है। अब देखो अगर आप अप्रकाशीय अभिक्रिया देखो तो कहाँ पे होंगी, स्ट्रोमा में होंगी। तो पहले तो हमें ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाशीय अभिक्रिया है, वो कहाँ पे हो रही है, ग्रेना में हो रही है, थैलेकोइड की झिल्ली पे हो रही है। जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रही है, डार्क रिएक्शन हमारी कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। ठीक है, यह प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करेगी। ये जो हमने प्रकाशीय अभिक्रिया में ये उत्पाद बनाए हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया में ये जो उत्पाद बनाए हैं, ये जो होगी इस पर निर्भर करेगी, यानी कि जो हमने ATP और NADPH H+ बनाया है, अब ये डार्क रिएक्शंस इसको यूज में लेके अपना काम करेगी। ATP और NADPH प्लस H+ के प्रयोग यहाँ पे होगा और CO2 का अपचयन किस में होगा, C6 शर्करा में होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 का अपचयन होगा और 6 कार्बन शर्करा में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारा प्रोसेस हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ले लिया, चले चलो। अब देखो हम देख रहे हैं, हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें लाइट रिएक्शन में प्रकाश की जरूरत होगी, प्रकाश लेंगे। ठीक है, तो जो प्रकाश हम कितने से कितने
कितने नैनोमीटर का ले रहे हैं, कितने एंगस्ट्रॉम का ले रहे हैं। तो जो प्रत्यक्ष प्रकाश है, जो विजिबल प्रकाश है, जो प्रकाश आ रहा है, वो हम कहाँ, मतलब प्रोटोसिंथेसिस में कितना से कितना यूज होता है, 400 से 700 एनम या फिर 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, आप इसको ये बोल सकते हो। ठीक है, ये इतनी विजिबिलिटी, जो विजिबल प्रकाश है, इनका ही यूज होता है। और सर्वाधिक, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है बेटा, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में होता है। तो जो नीला और लाल प्रकाश होगा, नीला और लाल प्रकाश होगा, वहां पे क्या होगा, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होगा। यानी कि नीले और लाल प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अब ये जो प्रकाश हो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ पे होता है। हम लोग विब्योर के बारे में पढ़ते हैं ना, विब्योर, जिनका 4000 से 7000 एनएम के बीच में वेवलेंथ होता है, विब्योर पढ़ा है ना। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेटिक वर्णक है, जैसे हमने बोला था ना कि हम क्लोरोफिल क्या है, जब हमने रिएक्शन लिखा था तो हमने लिखा था ना क्लोरोफिल हम वर्णक यूज कर रहे हैं। तो ये जो वर्णक है, इसमें जो मेन वर्णक है फोटोसिंथेटिक, वो है क्लोरोफिल ए। क्यों है क्लोरोफिल ए? इसके अलावा भी हैं, सहायक वर्णक भी होते हैं, ये मेन है। सहायक वर्णक भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो क्या है फोटोसिंथेटिक वर्णक है, वो है क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए क्यों उसको मेन बनाया गया है, क्यों वो हेड है भाई, क्यों उसको मेन की उपाधि दी गई है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और आपको पता है सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, रेड लाइट में और ब्लू लाइट में होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण वहां पे होता है और क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा उनको एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए क्या है, मुख्य फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। समझ गए ना भाई? अच्छा, अब सबसे ज्यादा अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा O2 कहाँ से मुक्त होगी, तो उसका भी जवाब क्या है, यही है, कहाँ से मुक्त होगी, जो लाल है और नीला प्रकाश है, यहीं पे सबसे ज्यादा O2 भी मुक्त होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा तरल होता है। क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट समविभाजन होता है, झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और एटीपी और NADPH का संश्लेषण करता है। और स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है जो शर्करा का संश्लेषण करती है। अभी देखो, जो चीजें आपका पैराग्राफ में लिखा है वही चीजें मैंने आपको पॉइंट वाइज समझाई है, राइट। जो बाद में किसमें, ये जो 6 कार्बन शर्करा है, ये बाद में किसमें चेंज हो जाता है, स्टार्च में चेंज हो जाता है। ठीक है, पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश अपक्रिया कहा जाता है, या पूर्णतः प्रकाश पर आधारित है। और दूसरी जो प्रतिक्रिया है प्रकाश अपक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है, अर्थात एटीपी और NADPH, जो सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होती है, क्योंकि भाई उसको प्रकाशीय क्या मिल रहा है, प्रकाश के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो अब उसको प्रकाश नहीं भी मिलेगा तो उसका काम चल जाएगा अगर उसको उत्पाद मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये जो अप्रकाशीय अपक्रिया है, अगर आप प्रकाशीय अपक्रिया बंद कर दो तो क्या तुरंत अप्रकाशीय अपक्रिया बंद हो जाएगी? बताओ मुझे, अगर आप प्रकाशीय अपक्रिया को बंद कर दो क्या तुरंत अप्रकाशीय अपक्रिया बंद हो जाएगी? नहीं, उसको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसके पास जो उत्पाद है उससे तो उसका काम चल रहा है ना। जब वो उत्पाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा, प्रकाशीय अपक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अर्थात एटीपी और NADPH जो सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होती है और अतः इसे अप्रकाशीय अपक्रिया, कार्बन अपक्रिया भी कहते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी है। ठीक है, ये देखो, ये आपकी बुक में ये दो ग्राफ दिए हुए हैं बेटा, ये सिंपल है, कुछ नहीं दिखा रहे हैं ग्राफ, इतना कुछ मतलब सिंपल ये दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर कहाँ पे ज्यादा होगी, ये लाल प्रकाश और नीले प्रकाश में होगी। और ये जो हम वर्णक यूज कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स, ये वर्णक का जो है वो किस तरह से प्रकाश का अवशोषण कर रहे हैं ये दिखा रहा है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल ही सबसे ज्यादा लाल और नीले प्रकाश का अवशोषण करता है। ये भी देखो, आपका प्रकाश तरंग दैर्ध्य मैंने बताया था 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। और यहाँ पे भी क्लोरोफिल जो अवशोषण कर रहा है वो सबसे ज्यादा किस में होगा, लाल प्रकाश और नीले प्रकाश में होगा। ठीक है, ये वही सारी चीजें दिखा रहा है ग्राफ जो आपके बुक में बना हुआ है। अब देखो, जो कौन कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं जो उच्च पादपों में यूज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आपका एक मेन पिगमेंट है, एक मुख्य वर्णक है, एक
मुख्य वर्णक है भाई जो कि क्लोरोफिल ए है, इनका रंग ब्राइट ग्रीन और ब्लू ग्रीन होता है, ये मुख्य वर्णक है। उसके बाद ये सारे जो सहायक वर्णक है, सहायक वर्णक में क्या क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल बी हो जाएगा जिनका येलो ग्रीन कलर है, जेंथोफिल येलो, कैरोटीनॉइड्स येलोइश ऑरेंज है, ये सब क्या है, सहायक वर्णक हैं। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वर्णक भी तो यूज करेंगे ना भाई। कौन प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, कौन प्रकाश को यूज करेगा, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, जो हमारे प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं। तो कौन कौन से हैं, हमारा मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए है, उसके अलावा हमारे पास सहायक वर्णक हैं, ये सारे क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, जो कि क्या कार्य करेंगे, अन्य प्रकाश विकिरण अवशोषण करेंगे, यानी कि क्लोरोफिल ए का प्रकाशीय ऑक्सीकरण करते हैं और ये सहायक वर्णक है। इससे क्या होगा, ये हेल्प करेंगे, क्लोरोफिल ए को भी हेल्प करेंगे और ये बाकी प्रकाश, क्योंकि बाकी भाई लाल प्रकाश और नीले प्रकाश में क्लोरोफिल ए ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद भी तो हमारा 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक का पूरा रेंज है ना, तो सहायक वर्णक क्या करेंगे, ये भी उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अब वही सारी चीजें बेटा लिखी हैं जो मैंने बताया है। देखो कि कोई एक वर्णक होता नहीं, क्लोरोफिल ए होता है चमकीला नीला हरा, क्लोरोफिल बी पीला हरा, जेंथोफिल पीला, कैरोटीनॉइड्स पीले से नारंगी पीले के कारण होते हैं। यही सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है, और प्रकाश के दिस स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्यता और विब्योर से आप परिचित है। विब्योर अलग अलग कलर है, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, है ना, ये सारी चीजें, ऑरेंज, रेड, ये आपको आपने पहले पढ़ा ही होगा तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखो, अब आगे चलते हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, अब ये वर्णक व्यवस्थित कहाँ पे होंगे भाई, ये वर्णक जो होंगे, ये अभी जो हमने वर्णक देखे ये क्या करेंगे, ये व्यवस्थित होंगे किस पे, फोटो सिस्टम पे। ये सारे वर्णक जो भी हमने देखे वो किस पे व्यवस्थित होंगे, झिल्ली पे व्यवस्थित होंगे। हमारे झिल्ली में कहाँ पे व्यवस्थित होंगे, हमारे प्रकाशीय तंत्र में, फोटो सिस्टम में। जो अभी आपने वर्णक देखे ना, ये वर्णक कहाँ पे व्यवस्थित होंगे, कहाँ पे स्थित होंगे, जो हमारी झिल्ली है, झिल्ली पर जो प्रकाशीय तंत्र है, झिल्ली में प्रकाशीय तंत्र के रूप में, या फोटो सिस्टम, जिसको आप इसको क्या कह सकते हो, फोटो सिस्टम के रूप में क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम यानी कि प्रकाशीय तंत्र, फोटो सिस्टम यानी कि क्या है, प्रकाशीय तंत्र क्या है, तो आप बताएंगे कि जो सारे वर्णक होते हैं भाई, ये वर्णक झिल्ली में फोटो सिस्टम या प्रकाशीय तंत्र के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखो, फोटो सिस्टम के आधार पर बेटा हमने दो फोटो सिस्टम की खोज की है, दो फोटो सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। एक क्या है PS1 और दूसरा क्या है PS2। ठीक है, क्या है PS1 और PS2, ये दो फोटो सिस्टम है भाई जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और इन ये जो खोज के आधार पर पहले कौन खोजा गया, जैसे पहले PS2 खोजा गया, फिर PS1 खोजा गया। पहले जो खोज थी वो किसकी हुई, PS2 की हुई, फिर PS1 की हुई। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि खोज के आधार पर हमने इनको देखा, और फिर से हम एक बार बता दे रहे कि जो सारे वर्णक है ये झिल्ली में फोटो सिस्टम या प्रकाशीय तंत्र में व्यवस्थित रहते हैं। कितने प्रकाशीय तंत्र हमारे पास, दो हैं, PS1 और PS2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फोटो सिस्टम है इसमें एक अभिक्रिया केंद्र यानी कि मेन हेड ऑफिस होता है, और दूसरा क्या होता है LSC यानी कि एंटीना और शाखाएं होती हैं। ठीक है, एक मेन ऑफिस होता है और बाकी क्या होते हैं, जो होते हैं LST। जैसे ये क्या है, जब यहीं पे जो हमारे फोटो सिस्टम है ये प्रकाश संग्रहण तंतुजाल है, अभी आगे चल के हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो फोटो सिस्टम है, अब जब यहीं पे क्या होगा, लाइट आएगी और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये अभिक्रिया केंद्र है, यहाँ पे फिर क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके फिर आगे की तरफ जाएंगे, जो उनका प्राथमिक ग्राही होगा उसको रिसीव करेंगे। चलो अभी इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी घबराना नहीं, इसमें हम डिफरेंस भी बताएंगे और ये पूरा हम आगे देखेंगे भी। देखो अब क्या है, प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है, प्रकाशीय अभिक्रिया तब प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीकरण, ये सारी चीजें होती हैं, ये बनता है, आपको पता है। प्रकाश रसायन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, मैंने बताया ना आपको कि जो हमारा फोटो सिस्टम है उसमें एक LHC होगा, LHC का फुल क्या
क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम और एक मेन हेड ऑफिस होगा, ठीक है, में गठित होता है। और इन्हें खोज के क्रम में ये नाम दिया गया है कि प्रकाशीय अपक्रिया के दौरान उनके काम में अनुक्रम में जैसे एलएचसी प्रोटॉन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं के बने होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा, हमने आपको बताया कि जो हमारा फोटो सिस्टम होता है ये दो तरह का होता है, PS1 और PS2 होता है। तो देखो ये इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए का अवशोषण C700 nm पे होता है और इसे P700 कहते हैं। और PS2 में जो होता है, जो अवशोषण होता है वो 680 nm पे होता है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, मैंने बताया कि हमारे पास दो फोटो सिस्टम है, एक PS2 है और एक PS1 है। तो जो PS1 होता है, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो PS1 होता है इसमें क्या होता है, 700 nm पर इसका यहाँ पर क्लोरोफिल ए का अवशोषण होता है। अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण 700 nm पे होता है। अच्छा, इसे P700 कहते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, P700। जबकि जो PS2 में होता है, ठीक है, फिर से एक बार देख लो, कंफ्यूज मत होना, PS1 में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण करता है जो कि 700 nm पे होता है। इसलिए जो PS1 होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, जो PS1 होता है उसको हम P700 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, P700, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा जाता है। और PS2 में जो अवशोषण होता है शीर्ष, वो 680 nm पे होता है, इसलिए हम इसे P680 कहते हैं। तो इसको जहाँ पे भी PS2 लिखा होगा वहाँ पे क्या लिखा होगा, P680 nm, और जहाँ पे PS1 होगा वहाँ पे क्या होगा, P700 nm। इतना क्लियर है। ये देखो, अब ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी लिखा है पैराग्राफ में, क्योंकि बेटा पैराग्राफ का पूरा एक एक लाइन अगर हम पढ़ के पूरा उसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत ये वन शॉट नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स का यूज करते हैं ताकि जो पूरा इतना ढेर सारा पैराग्राफ है उसका निचोड़ निकाल के उसको हम किस में ले आए, इस फ्लो चार्ट में एक पेज के ले आए और आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने देखा PS1 PS2 ये क्या है, फोटो सिस्टम्स हैं, प्रकाशीय तंत्र हैं जहाँ पे सारे वर्णक क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। और इस PS1 और PS2 में क्या होंगे, दो चीजें होंगी, एक तो अभिक्रिया केंद्र होगा, रिएक्शन सेंटर्स होंगे, और दूसरा क्या होगा, LHC लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, या फिर आप इसको एंटीना भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे दो तरह की चीजें होंगी। इस PS1 और PS2 में दो तरह के भाग पाए जाएंगे, एक मेन हेड ऑफिस होगा और दूसरा क्या होगा, शाखाएं होंगी, LHC और एंटीना होगा, ठीक है। अब जो अभिक्रिया केंद्र है वहां पे क्या होगा, देखो पहले PS1 का देख लेते हैं कि अभिक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल ए मिलेगा क्योंकि ये मुख्य वर्णक है, और ये सर्वाधिक अवशोषण किस पे करता है, 700 nm पे करता है, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा था, PS1 को P700 पे लिखते हैं, ठीक है। और जो LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये सहायक वर्णक है और ये अपने अपने प्रोटीन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। जो सहायक वर्णक है वो अपने अपने प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। PS2 में देख लो तो मेन हेड ऑफिस होगा, क्लोरोफिल होगा, इसका सर्वाधिक अवशोषण किस पे होगा, 680 nm पे होगा। सर्वाधिक अवशोषण किस पे होगा बेटा, 680 nm पे होगा। और जो LHC है, जो एंटीना है, शाखाएं हैं, सहायक वर्णक है, ये अपने अपने प्रोटीन से जुड़ी होती हैं। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया, चलो अब देख लेते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाशीय अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे, प्रकाशीय अपक्रिया। देखो हमने पहले ही देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण है, उनको क्या करेंगे हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक क्या है, प्रकाशीय अपक्रिया, और दूसरा क्या है, अप्रकाशीय अपक्रिया। तो उसमें से जो सबसे पहला है, जो प्रकाशीय अपक्रिया है, उसको हम देखते हैं। जब हम प्रकाशीय अपक्रिया पूरा कर लेंगे तब हम अप्रकाशीय अपक्रियाओं के रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो प्रकाशीय अपक्रिया, अब तक हमें ये सारी चीजें मालूम हो गई, आप खुद बताएंगे, क्या बताएंगे कि मैम प्रकाशीय अपक्रिया ग्रेना या थैलेकोइड झिल्ली पे होगी, क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करेगा, H2O का प्रकाशीय अपघटन होगा मैम, ऑक्सीजन मुक्त होगी, ATP और NADPH+H+ का संश्लेषण होगा। इतना आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन दाता कौन है आपका, जल है। चलो अभी देखेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये जो फोटो सिस्टम हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दाता कौन है, जल है, क्योंकि जल ही टूट के क्या हो रहा है, ये निकल रहा है, ठीक है। अब जो ये प्रकाशीय अभिक्रिया है, जो ये प्रकाशीय यानी कि लाइट रिएक्शन है, इसमें हम दो तरह की चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे चक्रीय
और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, अचक्रीय। ठीक है, इसमें हम दो तरह की चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे चक्रीय यानी कि साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलीकरण, और दूसरा हम पढ़ेंगे अचक्रीय यानी कि नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलीकरण। ठीक है, ये दो सारे सिस्टम। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, हम पहले अचक्रीय देखेंगे और फिर क्या देखेंगे, चक्रीय। कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि आपको पता है मैं एक चीज के बाद दूसरी चीज, दूसरी की चीज के बाद तीसरी चीज, तो आप सब में कंफ्यूज हो जाते हो। फिर से हम बता देते हैं। हमने सबसे देखा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी। रिएक्शन के बाद हमने देखा कि दो तरह के होते हैं, एक प्रकाशीय एक अप्रकाशीय। प्रकाशीय में हमने क्या देखा कि जो प्रकाशीय होते हैं उनको प्रकाश की जरूरत होती है और वो प्रकाश का यूज करके अपना उत्पाद बनाते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। ठीक है, और उन उत्पादों का यूज करके अप्रकाशीय अभिक्रियाएं चलती हैं। अब इसके लिए हमें कुछ वर्णक की जरूरत होती है, जिसमें क्लोरोफिल ए मुख्य वर्णक होता है और बाकी सारे एसेसरी यानी कि सहायक वर्णक होते हैं। ये जो वर्णक होते हैं ये प्रकाशीय तंत्र पे क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और वो प्रकाशीय तंत्र कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, PS1 और एक PS2। PS1 और PS2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अपना जो प्रकाशीय यानी लाइट रिएक्शन हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शंस में भी हम दो तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे, एक चक्रीय एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलीकरण और एक अचक्रीय, अचक्रीय मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलीकरण। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये आपका LHC है। अब तो आपको पता है ना, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम LHC है। आपको पता है प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा, LHC पे पड़ेगा, और फिर क्या होगा, एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन एकदम खुशी में आ रहे ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे कोई प्राथमिक रिसेप्टर होगा जो उसको क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, और फिर उसको रिसीव करके वो ETS साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ETS साइकिल के थ्रू LHC में चला जाएगा। कौन से LHC में जाएगा, फोटो सिस्टम 1 में। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, LHC 2 है। आप बोलेंगे कि मैम पहले 2 क्यों है फिर 1 क्यों है, क्योंकि बेटा पहले 2 की खोज हुई थी, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, इसमें कोई साइंस नहीं है, जिसकी खोज पहले हुई उसके बारे में हमें पहले से पता है, जिसकी खोज बाद में उसके बारे में हमें बाद में पता चला। फिर अब ये कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा फोटो सिस्टम 1 पे। फिर यहाँ से भी क्या होगा, ये एक्साइट होके जब ऊपर जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो देखो ये डायग्राम आपके किस में दिया है, NCERT में दिया है, प्रकाशीय अपक्रिया की जेड स्कीम। अब इसको जेड स्कीम क्यों कहते हैं, अभी क्या क्या चीजें अभी आगे हम सब बना के देखेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर है, ये टूट रहा है, तो क्या बन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोटोन और क्या बन रहा है, ये सारी चीजें बन रहा है। तो यहीं पे क्वेश्चन होता है बेटा कि फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन दाता कौन है, तो कौन आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन दाता कौन है, आप बोलोगे जल है। ठीक है, अब चलो इसको हम अपनी तरह से बना के देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए हम इसको अपनी तरीके से बना के देखते हैं। ठीक है, चले चले भाई, चलो देखो हमने देखा कि हमारा जो लाइट रिएक्शन थी उसमें हम दो तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक चक्रीय एक अचक्रीय। ठीक है, तो चक्रीय और अचक्रीय, सबसे पहला हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सबसे पहला हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जो नॉन साइक्लिक है, अचक्रीय। ठीक है, अब नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलीकरण। अब इसको फोटो मतलब क्या हो गया, प्रकाश। नॉन साइक्लिक का मतलब आपको पता ही क्या है, नॉन साइक्लिक का मतलब क्या होता है, जो एक क्रम में ना चल रहा हो। एक साइकिल मतलब क्या होता है, एक सर्किल क्या होता है, जहां से शुरू करो वहीं पे वापस पहुंच जाए, ये सर्किल है, साइक्लिक फॉर्म है। नॉन साइक्लिक मतलब जहां से शुरू कर रहे हैं वहां पे नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, अब फोटो मतलब क्या हो गया, प्रकाश। यहाँ पे फोटो मतलब क्या हो गया, प्रकाश। ठीक है, और फॉस्फोरिलीकरण का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट में क्या हो रहा है, एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसको मैंने आपको तोड़ के बता दिया कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो नॉन साइक्लिक में हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना, कुछ बच्चों को बिल्कुल टफ लगता है, ये टफ नहीं है बेटा, बहुत आसान है, बस हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो देखो नॉन साइक्लिक में हमने क्या देखा, हमारे पास दो तरह के फोटो सिस्टम है, कौन कौन से, PS2 PS1। पहले ही मैंने बताया जिसकी खोज PS2 की खोज पहले हुई, PS1 की बाद में हुई। तो ये दो है PS2 PS1। ठीक है, ये हमारे फोटो सिस्टम है।
ठीक है, प्रकाशीय तंत्र है। अब देखो आपको ये भी पता है, मैंने पहले बताया था कि PS2 जो होगा उस पर कितने स्पेक्ट्रम का लाइट जो होगा वो ऑब्जॉर्ब होगा 680, जबकि PS1 में कितना है 700 नैनोमीटर। ये भी हम पहले देख चुके हैं। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो PS2 है, ठीक है, आपको पता है अगल ये यहाँ पे P60 है, यहाँ पे अगल बगल क्या होंगे, LSC होंगे, एंटीना होगा, ये सब सारी चीजें होंगी जो सहायक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रकाश आया h म्यू, भाई यहाँ पे प्रकाश पड़ा, जैसे ही PS2 पे प्रकाश पड़ा, क्योंकि क्या है लाइट रिएक्शन है, तो किसका यूज करेगी, प्रकाश का यूज करेगी। तो जैसे ही प्रकाश आया, प्रकाश पड़ा, किस पे पड़ा, PS2 पे पड़ा, तो वो क्या हुआ, PS2 पे पड़ा तो यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला, PS2 हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, उत्तेजित होके प्रकाश दिखते खुश हो गए, बोले ये आज मैं ऊपर, और सीधे कहाँ चले गए, ऊपर, ठीक है। अब ये क्या हुए, यहाँ से एक्साइट हुए, उत्तेजित होकर चले गए ऊपर। ऊपर भाई कौन बैठा था, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही, जिसको हम प्राथमिक ग्राही कह रहे हैं। क्योंकि प्राथमिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्राथमिक मतलब जो सबसे पहले उसको रिसीव करे, जो सबसे पहले खड़ा हो कि भाई तू आ नीचे से ऊपर, मैं तुझे पकड़ने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खुशी के मारे ऊपर गया, इसको प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही PQ ने पकड़ लिया। PQ का फुल फॉर्म क्या है, प्लास्टोक्यूनोन। क्या है, प्लास्टोक्यूनोन, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हम आपको ये बता दे रहे हैं। तो क्या हुआ भाई, जैसे ये खुश हुआ, ठीक है, जैसे ही खुश हुआ, इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है वो प्लास्टोक्यूनोन ने क्या किया, इसको रिसीव कर लिया कि भाई तुम आ जाओ। अब ये प्लास्टोक्यूनोन इसको किस में चेंज कर देगा, किस में चेंज कर देगा, साइटोक्रोम B6F में। ये क्या है, ये साइटोक्रोम B6F से, ये साइटोक्रोम हम लिख नहीं रहे, आपको बता दे रहे हैं, ये साइटोक्रोम B6F में ये फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, सॉरी चेंज नहीं है, यहाँ से कहाँ पे जाएगा, ये प्लास्टोक्यूनोन से कहाँ पे जाएगा, साइटोक्रोम B6F में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज क्या हुआ, यहाँ पे जो ATP और ये क्या है, ATP और PIIP, अब इसको कुछ भी कह सकते हो, इसको आप क्या बोलते हो, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पे लिख सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक ATP बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर से समझ लो, PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, एक्साइट होकर खुशी के मारे चले गए, और प्राथमिक जो ग्राही था प्लास्टोक्यूनोन, उन्होंने उसको रिसीव किया, और फिर अब वहां से वो किस में जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, साइटोक्रोम B6F में जा रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन है। जो साइटोक्रोम CYT B6F है वो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन है। अब यहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, PC में जा रहे हैं, यानी PC यानी प्लास्टोसाइनिन, फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखा है बेटा, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन में जा रहे हैं, और फिर लास्टली ये कहाँ पे जा रहे हैं, PS1 में जा रहे हैं, लास्टली ये कहाँ पे जा रहे हैं, PS1 में जा रहे हैं, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी में क्या किया गया है, इस पूरे को ETS लिख दिया है, मतलब ये अलग अलग नहीं बताया है कि CYT B6 है या ये PC है, यहाँ पे इसको सीधे क्या बोल दिया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ही तो हो रहे हैं, बस आपको वहां पे ये नहीं बताया गया कि हाँ भाई ये यहाँ से आ जा रहे हैं, यहाँ से आ जा रहे हैं, सीधे उसको ETS लिख दिया है कि यही वो पाथ है, यही वो रास्ता है जहां से वो कहाँ तक जा रहे हैं, PS1 तक जा रहे हैं। अब बताओ इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, जल्दी बताओ, इतना क्लियर है भाई, ठीक है। अब देखो आगे चले, कहाँ पहुंच गए, PS1 में, ठीक है। अब PS1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखो प्रकाश पड़ रहा है, क्योंकि इसके पास भी क्या है, अपना P700 नैनोमीटर, यहाँ पे LSC है अगल बगल, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्रकाश होगा, यहाँ पे जब प्रकाश निकलेगा, तो यहाँ से भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके निकलेंगे, और इनको यहाँ पे अब PS1 में उनको कौन रिसीव कर रहा है, FeS रिसीव कर रहा है। ये क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन है। यहाँ से ये कहाँ पे जाएंगे, FT फेरेडॉक्सिन पे, फिर यहाँ से ये किस में, यहाँ पे जब जाएंगे फेरेडॉक्सिन में, तो यहाँ पे जो ये NADP है वो NADP रिडक्टेज का यूज करेगा, किसका यूज करेगा बेटा, NADP रिडक्टेज का यूज करेगा ये NADP, और किस में चेंज हो जाएगा, NADPH+H+ में चेंज हो जाएगा। याद करो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया है उसमें हमारा मेन काम, हमारा मतलब पौधों का समझ लेना, हमारा मेन काम क्या है,
है कि हम ATP बना रहे हैं, हम NADPH और H+ का संश्लेषण कर रहे हैं। बना कि नहीं बना, बताओ, बना ना। अब यहाँ पे हमें एक चीज और समझना है, ठीक है, हमें यहाँ पे एक चीज और समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जल का फोटोलिसिस हो रहा है, 2H2O टूट रहा है और फोटोलिसिस हो रहा है, और इसकी यहाँ पे मैग्नीज और क्लोराइड की उपस्थिति है और यहाँ पे इसका फोटोलिसिस हो रहा है, और क्या मिल रहा है, O2 मिल रहा है, यहाँ पे 4E, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, फोटॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है, और यहीं पे ये यहीं पे चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फिर से सुन लो, PS2 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पड़े, प्रकाश पड़ा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके प्राथमिक ग्राही यानी कि प्लास्टोक्यूनोन पे गए, वहां से उनको CYT BCX पे गए, फिर प्लास्टोसाइनिन पे गए, फिर PS1 में, फिर से जब PS1 में चले जाएंगे, अब PS1 पे जब प्रकाश पड़ेगा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, FES में जाएंगे, फिर FAD में जाएंगे, और NADP क्या होगा, NADP रिडक्टेज का यूज करके NADPH+ H+ में संश्लेषण करेगा, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से क्या कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, आगे चलें, देखो, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल A 680 NM वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर हो जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है, ठीक है, और इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे साइटोक्रोम कहते हैं, वहां पे क्या होता है, पहुंचा दिया जाता है। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जैसे एक्साइटेड हुए और भाग गए अपना घर छोड़ के, और दूसरा उनको वहां पकड़ने के लिए खड़ा था, और उसने उनको कहाँ पे भेज दिया, इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भेज दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की यह गतिविधि अधोगामी है, और या ये, हाँ, यहां से अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता है, बल्कि उन्हें फोटो सिस्टम PS1 के वर्णकों को दे दिया जाता है। आपने देखा उनको किसको दे दिया गया, PS1 के वर्णकों को दे दिया गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, PS1 का अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश की 700 NM तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और यह अन्य ग्राही अणु में जिसका अपचयोपचय विभव अधिक हो उसमें रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पुनः अधोगामी गति करते हैं, परंतु इस बार वे ऊर्जा से प्रचुर NADP अणु की ओर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स NADP को अपचयित करके NADPH को बनाते हैं। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं ना भाई, यही देखा है ना हमने अभी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की यह सारी योजना PS2 से शुरू होती है, और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए PS1 तक इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना अन्यग्राही में स्थानांतरण, और अंत में अधोगामी होकर NADP को अपचयित कर NADPH+ H+ के बनने तक होती है। ये सारी योजना जेड के आकार की होती है, इसलिए ये सारी योजना को हम क्या कहते हैं, जेड स्कीम कहते हैं। देखो अब हमने जो ये देखा बेटा, हालांकि मुझे तो ये जेड नहीं लगता है, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो ये Na, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से देखोगे तो N बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब साइंटिस्ट है, उनको ये जो भी भाई कह दे, इन्होंने इसको ऐसे देखा होगा तो इनको कैसे लग रहा है, जेड तरीके का दिख रहा है। देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जब आप उसको वहां से खड़े होकर देखोगे तो ये आपको जेड जैसा दिखेगा। अब भाई सामने से देखोगे ऐसे तो ये N ही लग रहा है, लेकिन आप इसको यहाँ से ऐसे खड़े होकर अगर मैं देखूँ तो मुझे लगेगा कि हाँ ये जेड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि ये P680 से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया। अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये P680 PS2 से शुरू हो रहा है, यहाँ से गया तो एक लाइन ये, फिर यहाँ से ये ETS के थ्रू PS1 में आया, ये दूसरी लाइन, तो एक ये ऐसी लाइन बनी और एक ये ऐसी लाइन बनी, ठीक है। अब ये फिर PS1 से कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गाही तक जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जेड जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जेड स्कीम भी कहते हैं, याद रखना ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बनाया, हमने अपना क्या क्या प्रोडक्ट बनाया, हमने अपने उत्पाद बनाए जो हमारे लाइट रिएक्शन के उत्पाद थे। क्लियर है बेटा इतना। अब ये अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे अचक्रीय फोटो फॉस्फोरिलीकरण। अब हम क्या देखेंगे, चक्रीय, साइक्लिक, ठीक है। तो चलो फिर चक्रीय देख लेते हैं भाई।
अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। अब देखो चक्रीय में क्या हो रहा है, चक्रीय में हम सिर्फ PS1 का यूज करते हैं, PS2 का यूज नहीं करते हैं गाइस। क्या करते हैं, PS2 का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ PS1 का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा PS1 है, आपको पहले से पता है, ये 700 nm जो होगा यहाँ पे प्रकाश अवशोषित होगा, प्रकाश पड़ा, h म्यू मतलब यहाँ पे क्या है, प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश पड़ा, यहाँ पे आपके LHC होंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जाएगा, अब क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है, जो कि क्या है, FES, इलेक्ट्रॉन ग्राही FES जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको रिसीव कर लेगा, और अब ये कहाँ पे जाएगा, FD में जाएगा, फिर CYT BCF में जाएगा। लास्ट में आपने इन सारी चीजों को देखा है। यहाँ से जब ये PC में जाएगा तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एक ATP जो है, ये देख रहे हो ये बन रहा है, और इसके बाद फिर यहाँ से ये PC से क्या होगा, ये यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, PS1 में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो साइक्लिक क्यों कह रहे हैं बेटा, पता चला, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ घूमते हुए फिर यहीं पे आया, यहाँ से शुरू हुआ और घूमते हुए फिर यहीं पे आया, तो ये साइक्लिक हो गया। लेकिन जब हम नॉन साइक्लिक देख रहे थे तो हम देख रहे थे वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से आ गया, और यहाँ पे लास्ट में आपने देखा था NADPH प्लस H+ बना था, लेकिन ये वापस नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे थे, नॉन साइक्लिक बोल रहे थे। जबकि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ से घूम के यहाँ पे वापस आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम को क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक बोल रहे हैं, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण बोल रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे PS2 नहीं जो है, ठीक है, PS2 हम यूज नहीं कर रहे हैं, PS2 यहाँ पे है नहीं, PS1 है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे NADP रिडक्टेज नहीं होगा, क्योंकि NADP रिडक्टेज कहाँ पे होगा, वो खाली PS1 सिस्टम जहाँ पे होगा वहीं पे, सॉरी यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे PS1 सिर्फ काम कर रहा है, यहाँ पे PS2 काम नहीं कर रहा है, इसलिए NADP रिडक्टेज यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण है, इसमें भी यही दिखाया गया है, प्रकाश पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये जो मैंने इतना बनाया है, इन्होंने सिंपल इसको ATS या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र लिख दिया है, समूह लिख दिया है, और यहाँ से होकर वापस आ जाएगा, किस में आ जाएगा, जो ADP है और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, ATP मिल रहा है, ठीक है बेटा, क्लियर है। चले, चलो अब एक बार दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं फटाक से, चक्रीय और अचक्रीय में। आपने देखा जो अचक्रीय है नॉन साइक्लिक है, वहां पे हमने PS1 PS2 दोनों यूज किए, जबकि जो चक्रीय है वहां पे हमने क्या यूज किया, सिर्फ और सिर्फ PS1 यूज किया, ठीक है। दूसरा अंतर क्या है कि जो आपने अचक्रीय देखा वहां पे H2O का प्रकाशीय अपघटन हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, जो अचक्रीय है वहां पे हमारा H2O का प्रकाशीय अपघटन हो रहा था, लेकिन जो चक्रीय है वहां पे ये नहीं हो रहा है। अचक्रीय में आपने और क्या देखा था, ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, यहाँ पे चक्रीय में आपने वो चीज नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ PS1 यूज कर रहे थे चक्रीय में, ठीक है। अब और क्या आपने अचक्रीय में देखा कि ATP और NADPH प्लस H+ दोनों का संश्लेषण हो रहा है, लेकिन चक्रीय जो है बेटा वहां पे केवल और केवल ATP का संश्लेषण हो रहा है। तो ये दोनों में अंतर है, ये क्या है, ये चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय में क्या है, अंतर है भाई, और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें फिर आगे, चलो अब इसके बाद देखो, हमने जल का विघटन देखा था, हम पहले ही देख चुके हैं, पर फिर भी देख लो कि जो हमने जल का फोटो देखा था वो एक बार देख लेते हैं आपके NCERT के हिसाब से। कहाँ से देखें भाई, जल जो होता है वो ये देखो, जल H+O तथा इलेक्ट्रॉन में विघटित होता है और इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो प्रकाश संश्लेषण का एक शुद्ध उत्पाद है, ठीक है। ये देख रहे हो ना,
जो कि प्रकाश संश्लेषण का एक शुद्ध उत्पाद है। फोटो सिस्टम एक 1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से उपलब्ध कराए जाते हैं। अतः अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए कि जल विघटन PS2 से संबंधित है, और चूंकि ये PS2 से संबंधित है बेटा, इसीलिए जब हमने चक्रीय और अचक्रीय में डिफरेंस देखा तो हमने वहां पे क्या लिखा था कि यहाँ पे जो हमारा चक्रीय है वहां पे H2O का प्रकाशीय अपघटन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे संबंधित है, बताओ किससे संबंधित है? या जल अपघटन PS2 से संबंधित है। ठीक है, जो थैलेकोइड की झिल्ली की भीतरी ओर होता है, थैलेकोइड की झिल्ली की भीतरी ओर होता है, तब इस दौरान बनने वाले प्रोटॉन्स और O2 कहाँ मुक्त होते हैं? अवकाश के लूमेन में अथवा झिल्ली के बाहर की ओर। ये आपको बताना है कि कहाँ पे होंगे। अगर अंदर की तरफ मुक्त होता है तो वो कहाँ पे होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो हम पढ़ेंगे एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि। अभी तक हमने देखा चक्रीय और अचक्रीय, अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि, और जिस यहाँ पे पीटर मिचेली ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम प्रोटीन प्रवणता सिद्धांत कहते हैं, या सेमी ऑस्मोटिक थ्योरी भी कहते हैं, जिसको केमी ऑस्मोटिक, सेमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या रसोपरासरणी परिकल्पना, कुछ भी आप ये सारी चीजें कह सकते हो। तो ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि एटीपी कैसे संश्लेषित होता है। लिख दूं मैं यहाँ पे एटीपी संश्लेषण। ठीक है, तो देखो हम क्या देख रहे हैं। आपने देखा कि आओ अब हम समझने का प्रयत्न करें बच्चों, क्या कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे संश्लेषित होता है, और इस प्रक्रिया का वर्णन रसोपरासरणी परिकल्पना द्वारा कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि पीटर मिचेली ने ये परिकल्पना दी जिसे हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या रसोपरासरणी परिकल्पना भी कहते हैं। श्वसन की भांति ही प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का संश्लेषण एक झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है। किसके कारण? ध्यान देना, अभी यही सारी चीजें हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। पर किसके कारण होता है? प्रोटॉन प्रवणता। प्रोटॉन प्रवणता क्या होती है अभी हम देखेंगे आगे। यहाँ पर ये झिल्लियां थैलेकोइड पे होती हैं। यहाँ पर एक अंतर यह है कि प्रोटॉन झिल्लिका के अंदर की ओर अर्थात ल्यूमन में संचित होता है, और श्वसन में प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया की अंतरा झिल्ली अवकोशिका में संचित होता है, जबकि ईटीएस इलेक्ट्रॉन ईटीएस से गुजरते हैं। देखो यही जो ये हम श्वसन में भी जब जाएंगे तो हम ये प्रोसेस पढ़ेंगे। खैर जब हम श्वसन में जाएंगे तो हम इस पे चर्चा करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एटीपी का संश्लेषण का क्रियाविधि क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली भाई। अब देखो चलो मेन चीजें देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। ये देख, अच्छा पहले हम आपको डायग्राम से समझा देते हैं, फिर हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, रुक जाओ, पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं फिर हम पढ़ते हैं। रुक जाओ भाई 1 मिनट। ये देखो, ये हमारा डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है। ठीक है, रसोपरासरण के द्वारा एटीपी का निर्माण किया, ये आपकी डायग्राम में बना हुआ है। तो देखो बेटा, एटीपी संश्लेषण के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजें हमारे लिए जिनका हम यूज करेंगे। पहले तो हमारी थैलेकोइड मेम्ब्रेन लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में, थैलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, या थैलेकोइड झिल्ली। फिर क्या है? प्रोटीन पंप। प्रोटीन पंप यहाँ पे चलेगा, अभी आप देखेंगे। एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। और प्रोटॉन प्रवणता, अभी आप समझेंगे कि प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन प्रवणता नहीं होगा भाई तो फिर ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे चीजें, ये सारे टर्म्स हैं जो हम किस में यूज करने वाले हैं। ये जो हमारा ये प्रोसेस है एटीपी संश्लेषण की क्रिया विधि, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या देख रहे हैं। ये आप जो देख रहे हो थैलेकोइड झिल्ली है, पूरी आपको दिख रही है ना, थैलेकोइड झिल्ली है।
यहाँ पे ये देखो, ये थैलेकोइड झिल्ली है, बाहरी लेयर है, ये अंदरी लेयर है, इतना तो आपको पता ही है ना, दिख रहा है। आप देखो यहाँ पे ये PS2 है जहाँ पे लाइट पड़ रही है, ये आप देख रहे हो, ये साइटोक्रोम B6F है। अब इन सारे टर्म्स से आप परिचित हो, आप ये नहीं कह सकते अरे मैम ये क्या है। अभी ये सारे टर्म्स आपने पीछे देखे हैं, ये P700 है यानी कि PS1 है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो कि हमारी ये जो हमारा थैलेकोइड झिल्ली है, यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो देखते हैं। ये जो जल है, ये जल का क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है, फोटोलिसिस हो रहा है, ठीक है। तो जब जल का क्या हो रहा है, क्योंकि थैलेकोइड झिल्ली के भीतरी सतह पे, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि क्या है, ये थैलेकोइड झिल्ली के भीतरी सतह पे यहाँ पे H2O है, और ये जब इसका फोटोलिसिस हो रहा है तो जब ये टूटेगा तो पहली बात ये H+ क्या होगा, ये अंदर ही रह जाएगा, है ना, ये टूटेगा क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटोलिसिस हो रहा है, वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अंदर क्या होगा, H+ अंदर ही रहेगा ना भाई, क्योंकि अंदर ही, ये भीतरी सतह पे यहीं पे टूट रहा है, तो H+ क्या होगा, H+ अंदर ही होगा। दूसरी तरफ क्या है कि वहां पे आप जो देख रहे हो, जो NAD है, जो NADPH बना रहा है, NADP रिडक्टेज की मदद से, वो थैलेकोइड के बाहरी सतह है, तो वो स्ट्रोमा से H+ निकालकर NADPH बनाता है। कहाँ से, स्ट्रोमा से क्या करेगा, H निकाल कर क्या कर रहा है, NADPH+H+ बना रहा है, ठीक है। और ये जो आपके साइटोक्रोम B6F हैं, ये प्रोटॉन को स्ट्रोमा से गुहा में ला रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये देखो, आपको दिख रहा है ना, देखो पहले तो ध्यान से समझो, ये पहला तो ये H+ यहाँ से आ रहा है, ये जो टूट रहा है ये H+ आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो आपका यहाँ पे देख रहे हो आप, ये NADP रिडक्टेज की मदद से NADPH+ बना रही है, ठीक है। ये थैलेकोइड के बाहरी सतह पे, तो ये H+ निकालकर NADP+H+ बना रही है, ठीक है। और ये जो साइटोक्रोम B6F है, ये भी क्या कर रहा है, ये भी H को क्या कर रहा है, ये भी यहाँ से भी क्या कर रहा है, H अंदर आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से भी H आ रहा है, यहाँ से भी H आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, H का क्या हो गया, फोटोन का क्या हो गया, अधिकता हो गया ना बेटा। जब सब क्या कर रहे हैं, H ला रहे हैं, तो अंदर H भर जाएंगे। H तो पहले तो खुशी खुशी में आ रहे हैं कि हाँ भाई चलो चलो चलेंगे, लेकिन अंदर अब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन क्या हो गया, बहुत क्राउडेड हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। वो कह रहे हैं बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो, बहुत ज्यादा क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे जल का ऑक्सीकरण हो रहा है, H आ रहा है, यहाँ पे साइटोक्रोम BF भी यहाँ पे लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब H बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, pH क्या होगा, घटने लगेगा, ठीक है। और बाहर के साइड से क्या हो रहा है, चूंकि ये इसका यूज करके H+ निकाल के क्या बना रहा है, NADPH रिडक्टेज बना रहा है, तो यहाँ बाहर की तरफ क्या होगा कि आपके H+ की क्या होगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो बाहर आपके क्या है, H+ की कमी है, और अंदर क्या है, H+ ज्यादा है और pH माइनस है, तो इससे प्रोटॉन प्रवणता डेवलप होगी ना भाई, इससे एक प्रोटॉन प्रवणता होगी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ से क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि ये इसको यूज कर रहे हैं, और यहाँ ये इसको भरते जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी अधिकता हो रही है। अब ये H+ बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अब ये H+ क्या होगा, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो जैसे आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, वैसे यहाँ पे ये जो आपको नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये CF0 और CF1 है। CF मतलब क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हम यहाँ क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। ये CF0 है ना, शायद आपको दिख रहा हो, ये CF0 है, सॉरी ये CF0 है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऐसे ही आप माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखेंगे F0 और F1, और CF1 है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये F0 और F1, ठीक है। अब ये जो CF0 CF1 है, ये बोलेंगे चलो ठीक है भाई, OH+ हम तुमको बाहर निकलने में मदद करते हैं, पर हम फ्री में तो कोई काम करेंगे नहीं, उससे बदले हम तुमसे क्या करेंगे, कुछ लेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट के F1 F0 हैं, वो सक्रिय हो जाएंगे। क्यों सक्रिय हो जाएंगे बेटा, क्या रीजन है उनके सक्रिय होने का, प्रोटॉन प्रवणता डेवलप हो गई, इसलिए सक्रिय हो गए। अगर ये प्रोटॉन प्रवणता, इसके अंदर इतनी अधिकता और ये बाहर इसकी कमी नहीं होती, ये प्रोटॉन प्रवणता नहीं होती, तो ये सक्रिय नहीं होते। पर जैसे ही ये सिचुएशन आएगी प्रोटॉन प्रवणता की, तो क्या होगा, ये CF0 और CF1 सक्रिय हो जाएंगे, और ये कहेंगे कि चलो H+ हम तुम्हें यहाँ से निकलने
निकलने में मदद करते हैं। तो ये H+ यहाँ से तो निकलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना दे रहे हैं, ATP का निर्माण करा रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है, रसोपरासरण द्वारा ATP का निर्माण। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ATP का निर्माण हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन प्रवणता यहाँ पे क्या हुई, डेवलप हुई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई। ये सारी चीजें आप देखो, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जेड स्कीम क्या है, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण क्या है, अचक्रीय क्या है, रसोपरासरण क्या है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। प्रोटॉन प्रवणता क्या है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो अभी हमने पूरा टॉपिक ये कवर किया है, इसके आंसर्स यहीं से आएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब चाहो तो आप अपना NCERT का जो हम देख रहे थे भाई, वो हम देख लेते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। वैसे ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, यहाँ पे यही प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो आओ अब देख लेते हैं। ये हमने देख लिया था, रुक जाओ देख लेते हैं भाई कहाँ से पढ़ना। देखो, प्रोटॉन प्रवणता महत्वपूर्ण क्यों है। प्रोटॉन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवणता टूटने पर ही ATP का संश्लेषण होता है। ठीक है, जब H+ बाहर आएगा, प्रोटॉन प्रवणता टूटेगी, तभी क्या होगा, ATP का निर्माण होगा। यह प्रवणता इसलिए भंग होती है क्योंकि प्रोटॉन झिल्लिका में मौजूद ATP सिंथेटेज के पारगम वाहिका यानी CF0 के माध्यम से स्ट्रोमा में गतिशील होता है। ठीक है, अब ATP और ATP सिंथेटेज एंजाइम्स मैंने बताया यहाँ पे यूज हुआ। आपको याद है कि ATP सिंथेटेज एंजाइम में 2 भाग होते हैं। एक भाग शून्य F0 कहलाता है जो झिल्लिका में अंतःस्थापित होता है, और एक पारगम झिल्लिका चैनल की रचना करता है जो कि झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन के विसरण को आगे बढ़ाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से अंदर से क्या होगा, बाहर आएगा। इसका दूसरा भाग जो आपने बाहर की तरफ देखा वो क्या था, F1 था, और यह थैलेकोइड की बाहरी सतह पे जो स्ट्रोमा की ओर होता है वहां पर ऊर्ध्व के रूप में होता है और प्रवणता का भंजन पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण ATP सिंथेटेज के कण F1 में संश्रूपण परिवर्तन आता है, जिससे कि एंजाइम ऊर्जा से प्रचुर ATP का संश्लेषण कर सके। ठीक है, आप देखो, केमी ऑस्मोटिक के लिए एक झिल्लिका, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन प्रवणता, ATP सिंथेटेज की आवश्यकता होती है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, फिर भी हम आपके लिए पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन को एक झिल्लिका के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है ताकि थैलेकोइड ल्यूमन में एक प्रवणता और प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। ATP सिंथेटेज के पास एक चैनल अथवा एक नलिका होती है जो झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन को विसरण का अवसर देता है। यह ATP सिंथेटेज एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है जो ATP संश्लेषण को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पादित NADPH के साथ ATP भी स्ट्रोमा में संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण में तुरंत उपयोग कर लिए जाएंगे जो CO2 के स्थिर और श्रृंखला के संश्लेषण के लिए आवश्यक है ना भाई। हो गया, समझ में आ गया। अब ये जो हमने ATP और NADPH बनाए, अभी हमने क्या किए, ATP और NADPH बना के रखे। अब हम इनका उपयोग कहाँ पे करेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि आगे आने वाली प्रोसेस में हम इनका उपयोग, जो भी हमने अपनी प्रक्रियाओं में ATP और NADPH के अतिरिक्त CO2, H2O, ये सब जो सारी चीज़ें हमने यूज़ की थी और हमने सारी चीज़ें बनाई, अब हम इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे जो हम अपनी डार्क रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो अब हम अपना नया टॉपिक क्या शुरू कर रहे हैं बेटा, अप्रकाशीय अपक्रिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डार्क रिएक्शन भी बोल रहे हैं, अप्रकाशीय अपक्रिया भी बोल रहे हैं, जैव संश्लेषी अपक्रिया भी बोल रहे हैं, या शीस्थलीकरण, ये कुछ भी बोल सकते हैं। कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में होगा, हमने पहले ही देखा था कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में होगा। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा, जो प्रकाशीय अपक्रिया के उत्पाद हैं उन पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा भाई, जो प्रकाशीय अपक्रिया के उत्पाद हैं उन पर निर्भर करेगा। और प्रकाशीय अपक्रिया के उत्पाद हमारे कौन कौन से थे, ATP था, NADPH+ H+ था। ठीक है,
और आपने पहले ही देखा था कि अब जो CO2 का अपचयन है उससे क्या बनेगा, 6C शर्करा हम बनाएंगे, 6 कार्बन शर्करा हम बनाएंगे। किसका यूज करेंगे, प्रकाशीय अपक्रिया के उत्पाद का यूज करेंगे, यानी कि ATP और NADPH प्लस H+ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली साइकिल है, जो सबसे पहली साइकिल है किसकी, डार्क रिएक्शन की, वो हम पढ़ेंगे C3 साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे डरते भी बहुत हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं क्या, अपना C3 साइकिल। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और फिर हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं अपना C3 साइकिल। ठीक है, ठीक है, चलो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे अप्रकाशीय अपक्रिया। बेटा अप्रकाशीय अपक्रिया में जो हम सबसे पहली साइकिल पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, C3 साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आप सभी को बहुत डर भी लगता है, आपको लगता है मैम ये बहुत ही टफ है। टफ नहीं है भाई, बहुत आसान से पढ़ेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। C3 साइकिल और C4 साइकिल, C2 साइकिल, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ने वाले हैं, अप्रकाशीय अपक्रिया में। ठीक है, अप्रकाशीय अपक्रिया को और क्या क्या कहते हैं भाई, जैव संश्लेषी C स्थिरीकरण, ये भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, जैव संश्लेषी और C स्थिरीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कहते हैं हम किसको, एक मिनट रुक जाओ। अप्रकाशीय जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें क्या पता है कि जो अप्रकाशीय अपक्रिया है वो कहाँ पे होगी, स्ट्रोमा में होगी, और प्रकाशीय अपक्रिया कहाँ पे हो रही थी, वो ग्रेना में हो रही थी। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारी प्रकाशीय अपक्रिया के उत्पाद हैं, प्रकाशीय अपक्रिया के उत्पाद जो हैं ATP, NADPH प्लस H+, उनका ही यूज करेंगे, उनके उत्पाद पे ही निर्भर हैं, और उनके उत्पाद पे ही निर्भर होके जो अप्रकाशीय अपक्रिया है उनको हम क्या करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, बेसिकली CO2 का अपघटन होगा, अपचयन होगा, और CO2 का अपचयन होगा, और हम किस में करेंगे CO2 का अपचयन, 6 कार्बन शर्करा में करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, अप्रकाशीय अपक्रियाओं को हम और क्या क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जैव संश्लेषी C स्थिरीकरण अपक्रिया भी कह सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो प्रकाशीय अपक्रिया के उत्पाद बने हैं उन उत्पादों का हम यूज करेंगे, और अपनी जो साइकिल्स है बाकी की उनको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, और CO2 का क्या करेंगे, हम CO2 से क्या बनाएंगे, हम 6 कार्बन शर्करा हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें जो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं वो हम C3 चक्र पढ़ने वाले हैं। C3 चक्र आपको टफ भी लगती है और बहुत ठीक है इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस भी बनते हैं उसमें। ठीक है, तो जो C3 चक्र है ये सबसे प्रमुख जैव संश्लेषी पथ है। कैल्विन ने खोज की थी इसकी, कैल्विन ने खोजा था, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, याद रखना। जो कैल्विन है उन्होंने खोज की थी इसकी हरित शैवाल में, क्लोरेला में इसकी खोज की थी, और कौन सी तकनीकी का यूज किया था, C14 विकर्ण सक्रिय C14 तकनीक का यूज किया था। और चूंकि इसको कैल्विन ने खोजा था इसलिए इसको कैल्विन चक्र भी बोलते हैं, और इसको C3 चक्र क्यों बोलते हैं ये अभी हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो चार्ट है वो आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना फ्लो चार्ट देखेंगे, फिर हम आपकी एनसीईआरटी वाला फ्लो चार्ट भी देखेंगे। तो जो C3 साइकिल है बेटा वो मेनली 3 स्टेप्स में होती है। जो पहला स्टेप है वो है कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन। जो दूसरा स्टेप है वो है अपचयन, रिडक्शन, और जो तीसरा स्टेप है वो है पुनर्उद्भवन यानी कि रीजनरेशन। तो C3 साइकिल जो है वो C3 साइकिल में हम ये 3 स्टेप जो हैं वो फॉलो करने वाले, इन 3 चरणों में हम पढ़ेंगे C3 साइकिल को। ठीक है, तो देखो पहले हम अपना देख लेते हैं, एक मिनट। अरे अरे एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ ये देखो, ठीक है C3 साइकिल हम देखते हैं। तो हमने क्या देखा, हमें क्या करना है C3 साइकिल में, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 है उसको हमें लाना है। अब एटमॉस्फेरिक में जो CO2 है उसको लाएंगे तो कोई उसको रिसीव करने वाला भी होना चाहिए ना, कोई होना चाहिए कि हाँ भाई मैं रिसीव कर रहा हूँ, आओ तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ। तो जो CO2 है जब वो एटमॉस्फेयर से जब आया तो उसको जो प्राथमिक CO2 ग्राही था जो रिसीव करने गया वो
C3 साइकिल में कौन था, RuBp था, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड था। याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि जो CO2 एटमॉस्फेयर से आया, उसको जो प्राथमिक CO2 ग्राही जिसने उसको रिसीव किया वो कौन सा था, वो था RuBp था। RuBp कैसा है, 5C कंपाउंड है, और RuBp का फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट आप कह सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसने इसको क्या किया, ग्रहण किया, ले लिया, आ जाओ भाई मैं तुम्हें रिसीव कर रहा हूं भाई, है ना। अब इस प्रक्रिया की शुरुआत, उत्प्रेरण कौन करेगा, रूबिस्को करेगा। अच्छा, रूबिस्को की खासियत है, रूबिस्को की खासियत क्या है भाई, कि रूबिस्को जो है वो CO2 के प्रति उसको अधिक प्यार है। मान लो आपके दो दोस्त हैं, एक से आपको ज्यादा प्यार है, एक से थोड़ा कम है, ठीक है, तो CO2 से उसको ज्यादा प्यार है, CO2 से वो जल्दी जुड़ जाता है। आपके NCERT की लाइन है, CO2 से उसको जुड़ना ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो अगर CO2 नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, अगर CO2 नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो जब ये रूबिस्को CO2 के साथ जुड़ता है तो कार्बोक्सिलेज बनाता है, और जब O2 के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीजनेज बनाता है। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास तो अपना CO2 है ही है, हम तो ला ही रहे हैं, जिसको RuBp राइबोलोज बिसफॉस्फेट ने उसको लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूंकि CO2 है इसलिए ये कार्बोक्सिलेज के रूप में होगा, और पहला जो हमारा प्रोसेस है क्या होगा, कार्बोक्सीकरण होगा, और ये अब मिलके ये जो हमने CO2 लाया, एक कार्बन कंपाउंड और ये 5C कंपाउंड RuBp मिलके क्या बनाएंगे, मिलके बनाना क्या चाहिए इनको, 6 कार्बन कंपाउंड बनाना चाहिए। ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, बनाना इनको क्या चाहिए, 6 कार्बन कंपाउंड बनाना चाहिए, क्योंकि 5 तो RuBp है, 5 कार्बन कंपाउंड RuBp है, और एक कार्बन कंपाउंड क्या है, CO2 है, तो बनना कितना चाहिए, 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन ये 6 कार्बन कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, बल्कि क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड जो बन रहा है वो स्टेबल नहीं है, वो स्थिर नहीं है, वो टूट जा रहा है, और वो कितने में टूट रहा है, वो 2 में टूट रहा है। जैसे मान लो आपके पास एक गट्ठर हो, ठीक है, आप उसको अकेले नहीं ले जा पा रहे हो, तो आप उसको 2 भागों में बांट लो, सामान तो उतना ही है, बस आपने उसको क्या किया है, 2 भागों में बांट करके ले जा रहे हैं, दोनों हाथ से पकड़ के, ताकि आसानी हो जाए। मात्रा उतनी ही है, बस 2 भागों में डिवाइड किया है। तो जो 6 कार्बन कंपाउंड था बेटा वो स्थिर नहीं था, इसलिए ये 3 कार्बन के 2 भागों में डिवाइड हो गए, 3 कार्बन कंपाउंड के 2 भागों में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो ये 3PGA और प्लस 3PGA प्लस 3PGA मिलके एक 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है उसको पूरा कर देता है। ठीक है, तो ये जो है 3PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट, PGA का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो क्या हुआ, राइबोलोज बाइफॉस्फेट और CO2 मिलकर क्या बनाए, 3PGA बनाए, यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड के 2 अणु बनाए, 3 कार्बन कंपाउंड के, भाई यहां से देख लो, 3 कार्बन कंपाउंड के 2 अणु बनाए, कौन था, 3PGA, और यही हमारा फर्स्ट स्थायी उत्पाद है, यही हमारा क्या है, फर्स्ट स्थायी उत्पाद है। और इसलिए चूंकि ये 3 है, इसके आगे पहले 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए हम इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेबल उत्पाद जो है वो क्या है, वो 3 कार्बन कंपाउंड में बना है। ठीक है, तो अब ये जो 3PGA है ये चेंज होगा 1,3-BPGA। ठीक है, इसके लिए क्या करेगा, ATP का यूज करेगा, चूंकि यहाँ पे ये जैसे है ना 3PGA, तो वैसे यहाँ पे 3PGA होगा एक साइकिल में, क्योंकि ये 2 बना रहे हैं, 2 अणु बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक ATP का यूज यहाँ हो जाएगा, एक ATP का यूज यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3PGA 1,3-BPGA में चेंज होगा, और किसका यूज करेगा, ATP का यूज करेगा। यहाँ पे हमने कितनी ATP यूज किए, 2 ATP का यूज किया। ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि एक ATP यहाँ, एक ATP जो यहाँ चलेगा उस साइकिल में हम यूज करेंगे, तो 2 ATP का हमने यूज किया। अब ये 1,3-BPGA, क्योंकि अभी तक ये क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट ही है, अब ये ग्लिसरेट, ये एसिड किसमें चेंज होगा, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, और बनाएगा 1,3-BPGA, यानी कि ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरेट से किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लिसरल डिहाइड में चेंज हो जाएगा। और ग्लिसरल डिहाइड में चेंज होने के लिए उसको H+ आयन की जरूरत होगी, वो ATP से तो मिलेगा नहीं, लेकिन याद करो हमने NADP तो बनाया था, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 2-NADPH का मॉलिक्यूल यूज करेंगे, क्योंकि फिर से ये 3PGA के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज हो जाएंगे, 2-NADPH प्लस H+ का, और क्या बन जाएगा, एसिड से एल्डिहाइड बन जाएगा, और जो हमारा दूसरा स्टेप था अपचयन हो जाएगा।
ठीक है। अब ये 1,3-BPGA किस में चेंज होगा, ट्रायोज फॉस्फेट पे चेंज होगा, जो कि हमारा 6 कार्बन शर्करा थी, ठीक है, जो कि क्या थी हमारी 6 कार्बन शर्करा थी। और अब यहां से फिर से पुनरुद्भवन रीजनरेशन होगा, एक एटीपी का यूज करके ये वापस कहां पे चला जाएगा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट पे चला जाएगा, और ये साइकिल क्या होगी, चलती रहेगी, ये साइकिल क्या होगी, चलती रहेगी, ठीक है। तो हमें अभी यहाँ पे क्या बना, ट्रायोज 6 फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट बना, चूंकि हमें 6 कार्बन शर्करा जो है चलानी, और हम यहाँ पे एक बार में क्या कर रहे हैं, एक ही CO2 यूज कर रहे हैं, तो हमें 6 बार CO2 यूज करनी होगी, और चूंकि हमें 6 बार CO2 यूज करनी होगी, तो ये पूरी की पूरी साइकिल हमको 6 बार चलानी होगी। तो ये जब पूरी की पूरी साइकिल 6 बार चलेगी, तब जाके हमारा एक C3 साइकिल क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हमने अगर सिर्फ हम एक चक्र की बात करें, ऐसे हमें कितने चक्र चलाने हैं, 6 चक्र चलाने हैं, लेकिन हमने जब एक चक्र चलाया तो हमने यहाँ पे 2 अणु ATP के यूज किए, 2 अणु NADP के यूज किए, और एक यहाँ पे ATP और यूज किया, तो 2 1 3 अणु हमने ATP के यूज किए, और 2 अणु हमने NADPH के यूज किए। तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि पूछा जाता है, एक केल्विन चक्र में हमने 3 ATP यूज किए, 2 यहाँ पे यूज किए और एक वहां पे यूज किए, 3 ATP यूज किए और 2 NADPH यूज किए, लेकिन हमें 6 कार्बन शर्करा क्योंकि बनानी है, उसके लिए हमें ये साइकिल को 6 चक्र में चलानी पड़ेगी, 6 बार में चलानी पड़ेगी, और जब हमें 6 बार चलानी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 18 ATP और 12 NADPH प्लस H+ का यूज हम खपत हम क्या करेंगे, जो कि हमने कहाँ बनाया था, हमने प्रकाशीय अभिक्रिया में बनाया था, ठीक है। तो हमें एक केल्विन साइकिल में, ध्यान से समझना बेटा, कंफ्यूज मत होना, अगर कोई सिर्फ एक चक्र की बात करे तो हमने 3 ATP और 2 NADPH बनाया, लेकिन 6 कार्बन शर्करा बनाने के लिए हमें ये 6 बार ये चक्र चलाना पड़ेगा। तो एक केल्विन साइकिल में हमने कुल कितने ATP, 18 ATP और 12 NADPH प्लस H+ का यूज किया है। क्लियर है, क्लियर है भाई? चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर क्लियर है तो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से, लिख रहे हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले अब आगे, ठीक है। अब देखो, ये तो आपने देख लिया, अब देखो, आपने देखा कि हम क्या यहाँ पे CO2 किससे जुड़ रहा था, रुबिस्को किससे जुड़ रहा था, CO2 से जुड़ रहा था। लेकिन अब जब क्या होता है, जब मान लो गर्मी आ जाती है, जब 1-2 महीने गर्मी क्या आ जाते हैं, गर्मी आ जाती है तो क्या हो जाती है, प्रकाश की तीव्रता हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, जब प्रकाश की तीव्रता हो जाती है बेटा, थोड़ा गर्मी पड़ा, प्रकाश तीव्र हुआ, प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि तापमान में बहुत वृद्धि होगी। जब प्रकाश की तीव्रता हो जाती है भाई, आप खुद ही देखो, जब गर्मी आती है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बोलते हैं उफ कितनी गर्मी है ना, तो तापमान में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। और जब तापमान में वृद्धि होगी तो पौधों में क्या होगा भाई, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, पसीना आएगा भाई, पौधों से पानी से क्या होगा, जो रंध्र खुले होंगे उनसे क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ने लगेगा। जैसे गर्मी होती तो हमें भी बहुत पसीना आता है ना, वैसे पौधों में भी क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा जब तापमान बढ़ेगा, ठीक है। तो अब जब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो पौधे अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, रंध्रों को बंद करना शुरू कर देंगे। रंध्र क्या करेंगे, रंध्र बंद करना शुरू कर देंगे भाई, क्योंकि रंध्र खुले रहेंगे तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, तो पौधे क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं रंध्र। अब जब रंध्र बंद हो जाएंगे बेटा, तो अंदर क्या होगा, CO2 की कमी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो बाहर से CO2 ले रहे थे ना, प्लांट अपना जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे थे, तो CO2 की क्या होगी, कमी हो जाएगी। और ऐसे में क्या होगा, जो हमारा रुबिस्को था वो ऑक्सीजनेस की तरह काम करना शुरू कर देगा,
मैंने आपको बताया था ना पहले कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कम होता है तो वो किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा। तो ऐसे में हमारा रूबिस्को किसकी तरह काम करना शुरू कर देगा, ऑक्सीजनेस की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमारे पास CO2 कम है भाई, ऑक्सीजन, ये RUPP किससे जाके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। हमारा रूबिस्को क्या है, ऑक्सीजनेस की तरह काम करना शुरू कर देगा। और अब ये क्या बनाएगा, अब ये क्या बनाएगा, ये दो भागों में टूटेगा, एक तो 3PGA और दूसरा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, दो भागों में टूटेगा, 3PGA और दूसरा क्या है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट क्योंकि ये दो कार्बन कंपाउंड है, इसलिए अब इस साइकिल को क्या बोलेंगे हम, C2 साइकिल बोलेंगे। तो ऐसा कब हो रहा है, ऐसा नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रहा है, ऐसा कब हो रहा है, जब प्रकाश तीव्रता अधिक है, तापमान अधिक है। तो कौन सी साइकिल चल रही है, C3 प्लांट्स में। ये किस में चल रही है, C2 साइकिल भी किन पौधों में होती है, जो C3 पौधे होते हैं उनमें ही। जब तापमान अधिक हो जाता है तो क्या चलेगा, C2 साइकिल चलेगा। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा भाई, वो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनेगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। ठीक है, अच्छा ये जो है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये कोई भी यूजफुल प्रोसेस नहीं होता है, ये उत्पादकता को कम कर देता है, ये जो आपकी उत्पादकता है उसको कम कर रहा है, कोई ATP का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल ये बिल्कुल यूजलेस प्रोसेस, इसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, और आपकी NCERT में नहीं दिया गया है पर हम बता दे रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये 3 कोशिकाओं को मिलाकर होता है, 3 कोशिकाओं को मिलाकर संपन्न होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 कोशिकाओं को मिला के क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, तो ये था क्या आपका C2 साइकिल, जिसको हम प्रकाश श्वसन भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश श्वसन भी, फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे पौधे भाई जो लगातार कैसी जगह पे रहते हैं, जहां पे, एक मिनट, हाँ, ऐसे पौधे जो लगातार ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, उष्ण, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, जैसे जो रेगिस्तान, राजस्थान, ये ऐसी सारी जगहों पे रहते हैं, तो वहाँ पे तो क्या होगा, वहाँ पे उनके लिए तो हमेशा ऐसी कंडीशन रहेगी। अभी तो भाई 1-2 महीने है तो किसी तरह मैनेज हो जा रहा है, ठीक है, C3 प्लांट्स में, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे लगातार ये कंडीशन बनी रहेगी तो वहाँ पे क्या होगा, अगर पौधे अपने में कोई अनुकूलन नहीं करेंगे, अगर पौधे अपने में कोई अनुकूलन नहीं करेंगे तो लगातार वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा, और वाष्पोत्सर्जन होते होते पौधा क्या होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे बचाने के लिए पौधे क्या करते हैं, खुद में एक अनुकूलन लाते हैं, उससे बचने के लिए पौधे क्या करते हैं, खुद में एक अनुकूलन लाते हैं। और अब इनमें एक नया तरह का चक्र देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं C4 चक्र। तो C4 चक्र, एक बात याद रखना हमेशा, C3 साइकिल तो सब में चलती है, जिनमें C4 साइकिल भी चल रही है उनमें भी C3 साइकिल चलेगी, अभी हम दिखा रहे हैं। लेकिन ये अपने आप को, अपने CO2 को क्या कि इनका रूबिस्को जाके क्या करे, ऑक्सीजन से जुड़ के वेस्ट प्रोडक्ट ना बनाए, मतलब C2 साइकिल ना फॉलो करे या खुद खत्म ना हो जाए, इससे बचने के लिए ये अपने आप में क्या करते हैं, अनुकूलन और कुछ चेंजेस लाते हैं। वो चेंजेस हैं क्या, हम देख लेते हैं। तो जो C4 चक्र है बेटा, जो ड्राई ट्रॉपिकल एरिया जैसे मेज हो गया, सारगम हो गया, गन्ना हो गया, ये सारे इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह इन तरह के पौधों में जिनमें C4 साइकिल देखी जाती है, इन तरह के पौधों में कुछ अनुकूलन भी देखे जाते हैं, कुछ विशेषताएं भी देखी जाती हैं। वो विशेषताएं क्या, चलो देख लेते हैं। इनकी पत्तियों में भाई क्रेंज एनाटॉमी पाया जाता है, इनकी पत्तियों में क्रेंज एनाटॉमी पाया जाता है, यानी कि इनकी पत्तियों में पूल अक्षद कोशिकाएं पाई जाती, बंडल शीट पाई जाती हैं, जो इनके संवहन बंडल होते हैं उनको घेरे रहती हैं, और इतने कस के घेरे रहती हैं कि ना गैस इधर उधर आ पा जाए, ना कोई स्पेस हो, ताकि क्या हो, ताकि इनकी क्षति क्या हो, कम हो। ठीक है, तो इनमें क्या पाया गया, क्रेंज एनाटॉमी। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्तियों में क्रेंज एनाटॉमी पाया जाता है। ये C4 प्लांट अधिक तापमान पर रहने के लिए भी अनुकूलित होते हैं। क्या होता है, एक तो क्रेंज एनाटॉमी पाया जा रहा है और अधिक तापमान पे रहने के लिए भी अनुकूलित होंगे। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन हानि कैसी होगी, आधी हो जाएगी, और उत्पादकता दुगनी हो जाएगी। जो वाष्पोत्सर्जन है बेटा वो आधा हो जाएगा, जो उत्पादकता है वो कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पूल अक्षद कोशिकाएं हैं
या बंडल शीट कोशिकाएं में क्लोरोप्लास्ट अधिक होगा, मोटी भित्ति की होंगी, गैसों के लिए अपारगम होंगी और अंतः कोशिकीय अवकाश क्या होगा, इनमें नहीं पाया जाएगा। ये सारे पूलाक्षद कोशिकाओं के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स से देख लो, वही लिखा है, क्लोरोप्लास्ट अधिक होगी, भित्ति मोटी होगी। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम काम करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेपकेज, यानी कि पेप कार्बोक्सिलेज। यहाँ मीजोफिल सेल्स में एक स्पेशल एंजाइम मिलता है जिसको हम पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज कहते हैं, जो कि एक स्पेशल क्या है, हमारा एंजाइम है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट अधिक है, पूलाक्षद कोशिकाएं अधिक हैं, मीजोफिल सेल्स अधिक हैं। ठीक है, अब ये सारा मिलके, ये पेपकेज और ये सारी चीजें मिलके ये क्या करेंगी, ये CO2 को क्या करेंगी, रूबिस्को को दे देंगी भाई। CO2 को किसको दे देंगी, रूबिस्को को दे देंगी। और इससे क्या होगा, जो इनके अंदर C3 साइकिल भी चलेगी और C4 साइकिल तो चल ही रही है। तो चलो भाई देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, फिर आपका NCERT का डायग्राम देखते हैं। तो देखो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में CO2 थी, एटमॉस्फेयर में CO2 थी, CO2 आई और SCO3 में किस में कन्वर्ट हो गई, SCO3 में कन्वर्ट हो गई, एक कार्बन। ठीक है, और हमारे पास एक स्पेशल एंजाइम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेप, जो हमारा हमारे पास एक स्पेशल एंजाइम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेपकेज। ठीक है, तो ये जो पेपकेज है ये इसको ले रहा है, SCO3 के फॉर्म में ले रहा है। और हमारे पास जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉनगाही है, जैसे कि हमने राइबोलोज बिसफॉस्फेट देखा था अपना C3 साइकिल में, वैसे ही क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्राथमिक इलेक्ट्रॉनगाही कौन है, वो पेप है, फॉस्फेनोल पाइरुवेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएंगे, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है और पहला स्थायी उत्पाद है। इसीलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं, क्योंकि C4 साइकिल में क्या होता है, पहला स्थायी उत्पाद जो क्या होता है, वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कह रहे हैं। ठीक है, अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में चेंज होगा, मैलेट में चेंज होगा। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो C4 साइकिल है ये 2 भागों में कंप्लीट होगी। 2 तरह की कोशिकाएं मिलके ये C4 साइकिल को कंप्लीट करती हैं। पहली कौन सी है, पर्णमध्योतक, और दूसरी कौन सी है, पूलाक्षद कोशिकाएं। तो ये पर्णमध्योतक और पूलाक्षद कोशिकाएं मिलके ही C4 साइकिल को कंप्लीट करती हैं, और C4 साइकिल को हैच-स्लैक्स पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, तो पर्णमध्योतक, पूलाक्षद कोशिकाएं ये दोनों मिलके ही क्या करती हैं, ये दोनों मिलकर ही कंप्लीट करती है। तो आधा प्रोसेस इधर होगा, आधा प्रोसेस बेटा इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, CO2 SCO3 के फॉर्म में आया, पेपकेज एंजाइम जो होता है वो, और पेप यानी कि फॉस्फेनॉल पाइरुवेट, ये दोनों क्या होंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएंगे, जो कि पहला स्थायी उत्पाद है, वो मैलेट में चेंज होगा। अब ये मैलेट किस में जाएगा, पूलाक्षद कोशिकाओं में जाएगा, और इस मैलेट से एक CO2 निकल जाएगा। ये 4 कार्बन कंपाउंड थे, इससे एक CO2 निकल जाएगा। तो जब एक CO2 निकल गया तो उसको वी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, जब CO2 जुड़ता है। वी कार्बोक्सिलेशन क्या है, जब CO2 निकल रहा है। तो ये CO2 जाएगा और ये CO2 रूबिस्को जो है क्या करेगा, इसको लेगा और वापस से क्या करेगा, C3 साइकिल पूरी की पूरी चलाएगा। अब C3 साइकिल हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो ये वापस से यहाँ पे C3 साइकिल चलने लगेगी, और यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि एक निकल गया, 4 कार्बन कंपाउंड थे, एक CO2 निकल गया, तो अब 3 कार्बन कंपाउंड जो कि हमारा पायरुविक एसिड है, ये वापस से जाएगा पर्णमध्योतक कोशिकाओं में, और ये जो है एक ATP का यूज करके वापस से इसके पास, पेप के पास चला जाएगा, ताकि ये साइकिल चलती रहे, और इधर तो C3 साइकिल चली रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, C3 साइकिल भी C4 साइकिल के अंदर ही चल रही है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक तरह का अरेंजमेंट किया, C4 प्लांट्स ने एक तरह का अरेंजमेंट किया कि इनका जो है, इन ऑक्सीजन से ना जुड़ पाए, इनका जो रूबिस्को है वो ऑक्सीजन से ना जुड़ पाए। तो देखो ये CO2 को किस तरीके से बचा के ला रहे हैं और फिर रूबिस्को को दे रहे हैं, ताकि C3 साइकिल क्या हो जाए, वो इनका चले। ठीक है, तो ये C4 साइकिल थी। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमने कितने ATP और कितने NADPH का यूज किया है। आपको पता है C3 साइकिल चल रही है तो 3 ATP और 2 NADPH तो हम यूज कर ही रहे हैं।
3 एटीपी और 2 NADPH तो हम यूज कर ही रहे हैं, और ये भी पूरे 6 चक्र चलाएगी, ये भी क्योंकि 6 कार्बन शर्करा है तो ये C4 साइकिल भी पूरा 6 बार तो चलेगा ही चलेगा। तो एक बार में हमने 3 एटीपी और 2 NADPH यूज किया, और यहाँ पे हमने 2 अणु यूज किया। ये एटीपी थे, इससे AMP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, तो 2 अणु हमारे यहाँ पे थे, तो इसको लिख लेते हैं। देखो एक C4 चक्र में हमने 5 एटीपी और 2 NADPH यूज किया, क्योंकि 3 एटीपी हमारे किसके थे, हमारे C3 साइकिल के थे, और 2 अणु हमने किस में यूज किए, अपने C4 में यूज किए, तो 3 और 2 5 हो गए। तो 5 एटीपी और 2 NADPH प्लस H+ का हमने यूज किया। ठीक है, अब चूंकि ये 6 चक्र चल रहा है, 6 कार्बन शर्करा हमें बनानी है। ठीक है, तो जब 6 चक्र चल रहा है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करा दो, तो टोटल कितना हो गया, 30 एटीपी और 12 NADPH प्लस H+ का हमने क्या किया, यूज किया इस पूरी प्रोसेस में। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में हमने 30 एटीपी और 12 NADPH प्लस H+ का यूज किया। ये था बेटा आपका C4 साइकिल। अब देखो, हम देख लेते हैं कुछ फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करेंगे, आपकी फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन ने एक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बताया, सीमा कारक बताया, जिसमें ब्लैकमैन ने कहा कि कोई भी प्रक्रिया, चूंकि हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं इसलिए हम प्रकाश संश्लेषण देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उसमें कौन कौन से कारक हैं, तापमान भी उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा, और CO2 की मात्रा भी उसको प्रभावित करेगी, आपने देखा, और जल की मात्रा भी अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित करेगी। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए जो इसको किसको प्रभावित कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण को। CO2, तापमान, जड़, प्रकाश, ठीक है, जल, प्रकाश, ये सारे किसको प्रभावित कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण को। ठीक है, तो ब्लैकमैन ने क्या कहा बेटा, ब्लैकमैन ने जो अपना सीमा कारक फैक्टर दिया उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी प्रक्रिया जब एक से अधिक कारक पर निर्भर करेगी, ध्यान से सुनना, कोई भी प्रक्रिया जब एक से अधिक कारक पर निर्भर करेगी तो उस प्रक्रिया के दर उस कारक के समानुपाती हो जाती है जो सबसे कम मात्रा में होता है। तो प्रक्रिया की दर उस कारक के, बाकी सारे कारक को छोड़कर प्रक्रिया की दर उस कारक के समानुपाती हो जाएगी जो कारक सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होगा। ठीक है, और जो कारक सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होगी उसके बढ़ने पे प्रक्रिया की दर बढ़ेगी, उसके घटने पे प्रक्रिया की दर घटेगी। तो मान लो, जैसे अब हम इसमें प्रकाश वाला देख लेते हैं कि जिस तरह से प्रकाश इंपॉर्टेंट है, ब्लैकमैन के लॉ से ही समझते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है, आप देखो, हम फिर से बना देते हैं। देखो ये ग्राफ है बेटा, जो कि ऐसे जा रहा है, इतने पार्ट को आप A मान लो और इसको क्या मान लो, B मान लो। ठीक है, आप भी मेरे साथ बना सकते हो। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण दर है, प्रकाश, रुक जो भाई एक मिनट, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण दर है। ठीक है, एक ग्राफ हमने बनाया जहां पे A और B है, ये प्रकाश संश्लेषण दर है, और इधर क्या है, प्रकाश की तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता है। तो हमने क्या कहा, हमने ब्लैकमैन के लॉ में क्या पढ़ा कि अगर किसी भी प्रक्रिया को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं तो प्रक्रिया की दर उसके समानुपाती होगी जो क्या होगा, सबसे कम मात्रा में होगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अभी प्रकाश कम है, प्रकाश धीरे 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 बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रकाश बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रक्रिया की दर इस प्रकाश पर निर्भर कर रही है। यानी कि अगर हम इसको 2 पार्ट में लिखें, A और B, तो A पे क्या है कि प्रकाश की दर यहाँ पे निर्भर कर रही है, प्रकाश बढ़ा रहे तो प्रक्रिया बढ़ेगी, प्रकाश घटाएंगे तो प्रक्रिया घटेगी। लेकिन जब ये प्रकाश पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, अब ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं कर रहा है, जैसे ये प्रकाश बढ़ जाएगा तो कोई और फैक्टर जो कम मात्रा में होगा, अब अभिक्रिया की दर उस पर क्या होगी, उस पर निर्भर हो जाएगी। तो यानी कि जब प्रकाश बढ़ गया तो अभिक्रिया की दर अब अन्य कारकों पर निर्भर करेगी, इस प्रकाश पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि प्रकाश क्या है, अब बढ़ गया है। ठीक है, और देख लेते हैं,
सांद्रता आप सभी को पता है, वायुमंडल में जो CO2 की सांद्रता है वो कितनी है, 0.03%। ठीक है, अब अगर CO2 की सांद्रता बढ़ाएंगे, मान लो हमने इसको 0.05 या 6% कर दी, CO2 की सांद्रता हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की जो दर होगी वो भी भाई बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस की दर जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो तापमान देख लेते हैं। तापमान में क्या है, तापमान में जैसे जो C3 प्लांट है वो शीतोष्ण जगह पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कि शीतोष्ण प्लांट है। और जो C4 प्लांट है आपने देखा वो अधिक तापमान में भी अनुकूलित होते हैं। तो C3 के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और C4 के लिए 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में इन्होंने क्या किया है, अपना ये इस तापमान पे अनुकूलित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जल देख लेते हैं। जल बेटा एक अप्रत्यक्ष कारक है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। कैसे, आपने अभी ये पढ़ा ही था कि क्या होगा, मान लो गर्मी ज्यादा हो गई, ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन होने लगा, जल ज्यादा निकलने लगा, तो रंध्र बंद हो जाएंगे, रंध्र बंद हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की दर अपने आप क्या होगी, कब होने लगेगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो क्या कर रहे थे, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित कर रहे थे। और इस तरीके से देखो आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। सारे पॉइंट्स हमने आज बहुत सारी चीजें कवर की, बहुत सारी चीजें पढ़ी जितनी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि चक्रीय क्या होता है, अचक्रीय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमने प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ी, हमने अप्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ी, हमने C3 साइकिल पढ़ी, C2 साइकिल पढ़ी, C4 साइकिल पढ़ी, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर रहे हैं हमने वो भी पढ़ा। उम्मीद है कि आपने पेशेंसफुली ये पूरा लेक्चर सुना होगा, आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियोस के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।